अगर आप बड़ी तब्दीली लाना चाहते हैं तो छोटी छोटी तब्दीलियों से आगाज करें। मुझे पता है कि कोरिया कुछ भी नहीं था, वो बिल्कुल हमारे जैसी इकॉनमी थी। जो 595 स्कूल अनरजिस्टर्ड है वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने सेंसस किया है। हार्ट रेट के लिए हमने सेंसर लगाया हुआ है। हमारे कॉलेज वालों ने भी हमें काफी सपोर्ट किया। क्या आप भी बारिश होगी 9 तारीख वाला मैच पूरा होगा? हमारी जमीन पर काश्त करेगा कोई और। जखीरा अंदोजी हो रही है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरिश जुहेब और मेरे साथ मौजूद है फ़हीम खान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज जो है बड़ी गहमा गहमी चल रही है मुल्क में भी, सियासी सूरत हाल में भी और माशी सूरत हाल में भी सारी बड़ी ही तब्दीली देखने में आई है और ख़ासी अच्छी तब्दीली देखने में आई है। खेलों के मैदान की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी बहुत ही कमाल के मैचेस हो रहे हैं और अच्छी बात जिसकी डिटेल भी हम प्रोग्राम में शामिल जरूर करेंगे। लेकिन बारिश जो टीम बिल्कुल बिल्कुल जनाब क्या कमाल परफॉर्म कर रही है। और हम थोड़े दिनों पहले फ़हीम की बात भी कर रहे थे कि वही प्रोटोकॉल, वही अलाउंसेस, वही पे हमारी फीमेल्स जो क्रिकेटर्स हैं उनको भी मिलनी चाहिए जिसकी वो मुस्तहिक है। वो खुद को प्रूव भी कर रही हैं। प्रूव कर दिया है जी, व्हाइट वॉश कर दिया है और इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए। और इसी बात के ऊपर कोर्ट ऑफ द डे की जाने बढ़ते हैं। अगर आप बड़ी तब्दीली लाना चाहते हैं तो छोटी छोटी तब्दीलियों से आगाज करें, बड़ी तब्दीली खुद ब खुद आ जाएगी। और इसी तब्दीली का आगाज जो है वह आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जानिब से हमें दिखाई दे रहा है। जिस तरह उन्होंने हफ्ते की शाम कराची से इतवार दोपहर लाहौर के दरमियान गुजारी। और बिल्कुल फ़हीम, तकरीबन आपको पता है कि 20 घंटों के दौरान आर्मी चीफ ने पाकिस्तान के कुछ ये चीदा कारोबारी शख्सियात से मुलाकात की है। एक एक को इंतहाई सब्र से सुना है और हर बिजनेसमैन से तजावीज़ मांगी है। ये इन छोटी तब्दीलियों का आगाज़ है जो मुस्तक़बिल में बड़ी तब्दीली लाएगा। पाकिस्तान का नाम एक बार फिर दुनिया की बेहतरीन मईशतों में लिया जाएगा और इंशाअल्लाह इसी दुआ के साथ हम आगाज़ कर रहे हैं अपने शो का। हमने कल ये देखा है कि जब ये मुलाकातें हुई हैं तो उन्होंने खास तौर पे करप्शन को जड़ से खत्म करना है अपने मुल्क से। इसकी शुरुआत भी हो चुकी है और बढ़ते हैं बड़ी खबर की जानिब। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ताजिरों से मुलाकात के समरात। डॉलर की सट्टेबाजी को बड़ा झटका। ओपन मार्केट में 335 से 328 रुपए पर आ गया। ताजिरों की तजावीज़ भी जमा। आने वाले दिनों में मुआशी जो मैदान है उससे अच्छी खबरें आती दिखाई दे रही हैं। बहावलपुर यूनिवर्सिटी के बाद कराची के स्कूल में जिनसी हरासानी। पुलिस ने प्रिंसिपल को गिरफ्तार करके स्कूल सील कर दिया। लेकिन आखिर तालीमी इदारों में ये सब हो क्या रहा है, जानेंगे आज के प्रोग्राम में। नफरत की हार, मोहब्बत का प्रचार। गवर्नर हाउस में राजीव बनी और राजीव शुक्ला समेत दीगर के एजाज में शाइया। पाकिस्तान की मेहमान नवाजी देकर भारतीय वफ्द दंग। भारत में बैठकर आग बरसाने वालों के मुंह से फूल बरसने लगे। और जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है। कराची के तालिबात का बड़ा कारनामा, स्मार्ट वेंटिलेटर बनाकर दुनिया को हैरान कर दिया। बासलाहियत तालिबात से आज आपकी मुलाकात भी करवाएंगे। बिल्कुल जनाब, और मुझे इतनी हैरत होती है फ़हीम कि हम लोग अपने शो में डेली कोशिश करते हैं कि इस तरह के टैलेंट को सामने लेके आए और ये बड़ा जबरदस्त, ये हमारे हीरो पाकिस्तानी बिल्कुल इतना अच्छा लगता है कि वही बात है कि जरा नम हो ये मिट्टी तो बड़ी जरखेज है। अब ट्रेंड्स की तरफ आते हैं तो पाकिस्तानी विमेन जो टीम है वो इस वक्त ट्रेंड कर रही है। पाकिस्तानी विमेन टीम ने 3 T20 मैचेस की सीरीज में जनूबी अफ्रीका को व्हाइट वॉश कर दिया। कौमी विमेंस टीम ने जनूबी अफ्रीका को 6 स्कोर से शिकस्त देकर T20 सीरीज अपने नाम कर ली है और जनूबी अफ्रीका को तारीख में पहली बार ये क्लीन स्वीप से 2-4 करते हुए 6 रन से तीसरा T20 मैच भी जीत लिया और ये सीरीज अपने नाम कर ली। बिल्कुल ऐसा ही है जी। ट्रेंड में सार्फिन तो कौमी विमेंस टीम की जीत का जश्न मना ही रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने कल मैच देखा वो बड़े ही दंग रह गए कि ये वुमेंस टीम जो है, ये पाकिस्तान की वुमेंस टीम
इतनी ज़्यादा जो है वो इग्नोर की जाती है स्पॉन्सर्स की जानिब से, क्योंकि सारिश इनके पास स्पॉन्सर उस नौइयत के नहीं है जितने मेल टीम के पास है। लेकिन अब इस सीरीज़ के बाद जो बायलैटरल सीरीज़ हुई है, डेफिनेटली कुछ ना कुछ देखने में ज़रूर आएगा। बात कर लेते हैं एशिया कप की, जहां कल बहुत ही ज़बरदस्त मैच हुआ इंडिया और नेपाल का। ये सनसनीखेज मुकाबला जो गुज़िश्ता रोज़ इंडिया ने नेपाल को 10 विकेटों से शिकस्त देकर जीत लिया है और सुपर 4 के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है। अच्छा, आज जो मैच होने वाला है वो तो श्रीलंका का मुकाबला होने वाला है अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान नॉकआउट हो सकता है, अगर आज वो हार गया तो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा। अलबत्ता आपको ये भी बता दें कि कल के मैच को इतना ज्यादा डिस्कस इसलिए किया जा रहा है, मैच वन साइडेड था। नेपाल की टीम इंडिया के मुकाबले में बिल्कुल ही नौसिखिया अगर आप कहें तो हो सकती है, और वो पहली मरतबा जो है एशिया कप भी खेलने के लिए आई है। लेकिन इसके बावजूद नेपाल ने 230 रन का पहाड़ इंडिया के सामने जब खड़ा कर दिया तो फिर इंडिया का बोर्ड परेशान हो गया और उन्होंने कहा क्या करें। और आपको मालूम है कि ये T20 बना के जीता गया है मुकाबला, ओवर्स को कर दिया 23 तक और रन्स कर दिए 145, जिसकी वजह से ये 10 विकेटों से जीत गए। सही, लेकिन मैं बताऊं इसमें फ़हीम, हम लोग ये देख रहे हैं कि वेन्यू पर काफ़ी डिस्कशन हो रहा है कि जब वेदर फोरकास्ट भी था तो फिर क्यों यहाँ पे मैचेस रखे गए। नजम सेठी ने ट्वीट कर दिया कि मैंने तो वही तकरीबन 3 से 4 प्रपोजल्स दिए थे, रिजेक्ट कर दिए गए। एग्जैक्टली यही हुआ था, लेकिन अब जो है वो वेन्यू चेंज हो चुका है और श्रीलंका में ही जो है हरमन टोटा की जानिब जो है उसे शिफ्ट कर दिया गया और अब कैंडी में मैच वो हरमन टोटा में होंगे। बिल्कुल। अब जनाब आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे अहम मुलाकात की। आर्मी चीफ पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम के जामिन बन गए हैं। कराची और लाहौर के ताजिरों और सनतकारों से उनकी मुलाकात में बरादरी के खदशात को दूर कर दिया है। मुल्क में $100 अरब से जायद की सरमायाकारी के मौक़ों पर ब्रीफ किया। मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए ताजिरों और सनतकारों ने सिपा सालार को और मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया और SIFC के अगराज और मकासद ज़राअत, मादनियात, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और दिफाई सनत में मौजूद सरमायाकारी के मौक़ों पर भी ब्रीफ किया। और क्या क्या हुआ इस मुलाकात में एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, वो अब मुलाहिजा कीजिए। मौशी मुश्किलात से निजात, पाक फौज ने एक और महाज संभाल लिया। सिपा सालार से मुलाकात के बाद ताजिरों और सनतकारों के खदशात दूर हो गए। नए कारोबार और सरमायाकारी पर ताजिर और सनतकार आमादा हो गए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मुल्क में मौजूदा सरमायाकारी के मौक़ों पर बातचीत खुशगवार माहौल में की। साबिक सदर FPCCI अंजुम निसार ने मुलाकात को मुल्क में ताजिरों के एतमाद की बहाली की जानिब बड़ा कदम करार दे दिया। एतमाद की बात कर रहे थे, बिजनेस कम्युनिटी को कह रहे थे कि आप अपने इकोनॉमी पर यकीन करें, डॉलरों की तरफ जो भाग रहे हैं इस तरफ ना भागें। अंजुम निसार साबिक सदर FPCCI हैं। कराची के मारूफ ताजिर रहनुमा जुबैर मोतीवाला और लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर काशिफ अनवर ने आर्मी चीफ से मुलाकात को खुशआइंद करार दिया। कहा सिपा सालार ने ताजिरों के सवालों का इत्मीनान बख्श जवाब दिया। ऐसा लगता है कि वो होमवर्क करके आए थे। आर्मी चीफ ने सरमायाकारी में आसानी की यकीन दहानी कराई। एक जो है ना सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट हमें नजर आया ना कल की सैटरडे वाली मीटिंग का, उसमें एक मैं समझता हूँ कि बहुत एक खुशगवार हवा का झोंका था। जो ना ये जो उन्होंने बातें की हैं, अगर इसमें से 50% हो जाए तो पाकिस्तान के जितने दर्द हैं वो खत्म हो जाए। ताजिरों और सनतकारों का कहना था कि आर्मी चीफ ने मुल्क में मौजूद मादनी वसाइल और सरमायाकारी के मौक़ों पर ब्रीफ किया। ताजिरों के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी भी करवाई और तहम्मुल से मसाइल सुने। मुल्क को करप्शन और बदनवानी से निजात दिलाने और स्मगलिंग के फौरी खात्मे के लिए जामे मनसूबाबंदी भी सिपा सालार ने पेश की। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त में ज्वाइन कर चुके हैं रहनुमा मुस्लिम लीग नून के कैसर अहमद शेख साहब। कैसर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कैसर साहब, जितनी भी इस वक्त बिजनेसमैन कम्युनिटी है वो इस मुलाकात को जो कि आर्मी चीफ ने की है लाहौर और कराची में, इसको इन खराब मुआशी हालात में एक ताज़ा हवा का झोंका कह रहे हैं और बड़े पुरुमीद दिखाई दे रहे हैं कि यकीनी तौर पर सूरत हाल बेहतरी की तरफ जाएगी। आप इसे कितना हौसला अफजा देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं भी तमाम जो अभी आपने कमेंट मुझे सुनाए हैं और जो बात आप कर रही हैं, मैं बिल्कुल मुतफिक हूँ कि आर्मी चीफ का खुद इकानमी की डेवलपमेंट के ऊपर दिलचस्पी लेना और ये लीडिंग जो हमारे बिजनेसमैन आए हैं उनके ख्यालात को सुनना एक बड़ी खुशाइन बात है। यही वक्त की ज़रूरत है और मैं ये समझता हूँ कि इससे बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस आता है और ये बहुत अच्छा हुआ कि आर्मी चीफ ने फौरी तौर पे दोनों
कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स, कराची के बिजनेस कम्युनिटी को और लाहौर के बिजनेस कम्युनिटी के लोगों को इकट्ठा करके कोई कॉन्फिडेंस भी दिलवाया, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, और वो दिया कि किस तरह बाहर का ह्यूज इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ रही है, और उन्होंने तमाम जो बॉटल नेक्स हैं उसको ख़त्म करने का भी यकीन दिलाने का है। अच्छा कैसर साहब, इसमें एक चीज़ और भी है जो कल डिस्कशन में आई है कि ये ताजरों की जानिब से तजवीज़ दी गई है कि आप आगे आने वाले इलेक्शन से पहले एक लॉन्ग टर्म बुनियादों पर मिसाके मईशत जिसे कहते हैं कि ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई जाए जिस पर फिर ये कारबंद हो, आगे जो भी हुकूमत बने वो बहुत ज़रूरी है इस वक्त के बनाई जाए, जिस पर कुछ रजामंदी भी दिखाई गई है, मतलब यानी कि मुत्तफिक थे वो इस तजवीज़ से। कैसे देखा आपने? देखिए, ये पिछले 5 साल में हम बार बार यही कहते रहे कि चार्टर ऑफ इकानमी ज़रूरी है। देखिए, पॉलिटिक्स में इख्तलाफ राय होना, पॉलिसियों में इख्तलाफ होना, वो तो एक नेचुरल है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी हैं, जो पॉलिसी ऐसी हैं जिन पर सबका इत्तेफाक है, अगर उसका एक कंसेंसस बना के उसको अनाउंस किया जाए और ये तय किया जाए कि ये जो है ये लंबे अरसे के लिए हम प्लानिंग यही रखेंगे, रोज रोज इसमें तब्दीलियां नहीं करेंगे, तो ये बाहर के इन्वेस्टर के लिए भी और पाकिस्तान के भी बिजनेसमैन के लिए एक बहुत बड़े कॉन्फिडेंस की बात है। और बड़े दिनों से ये ड्यू थे, मैं समझता हूँ आर्मी चीफ ने बड़े सही अंदाज से और तवज्जो से उन्होंने इधर तवज्जो दिलाई, क्योंकि इकानमी मुल्क की बेहतर होगी तो बाकी चीजें आप इसको बेहतर कर सकते हैं। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कैसर साहब आपने कि इकोनॉमी बेहतर होना ज़रूरी है, और जिस जानिब आपने इशारा किया वो भी दुरुस्त है कि 2018 के इलेक्शन के बाद जो है हमने देखा कि सिर्फ इल्ज़ामात की सियासत हो रही थी, कोई कंस्ट्रक्टिव काम ना किया जा रहा था, ना ही किसी के मशवरे को सीरियसली लिया जा रहा था। अब जब जाके यह इकोनॉमी की जानिब जो है चीफ साहब की जो है वो नज़र गई है और ये मामलात बेहतर करने की कोशिश की गई है, तो हमने एक क्विक रिस्पॉन्स भी देखा है कि जो ओपन मार्केट में डॉलर ब्लैक हो रहा था उसकी कीमत भी जो है वो तकरीबन 8 रुपए, जो कि एक बहुत ही बड़ा जंप है, वो उसने लिया है, रिवर्स हुई है, 8 रुपए कम हुआ, और आज भी हम ये तवक्को कर रहे हैं कि और डॉलर जो है उसके मुकाबले में पैसा हमारे रुपए की कदर मुस्तहकम होगी। तो ये जो डिसीजन लिया गया है कितना लॉन्ग टर्म, आप जैसे कि अभी सरिश ने आपसे सवाल भी यही पूछा था कि लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर आप ये देख रहे हैं कि इंटरिम सेटअप के अंदर ये तैयार किया जा सकता है? देखिए, बात सुनिए, जहाँ तक के ऐलानात का तल्लक है, जहाँ तक के डिटर्मिनेशन और ये तहिए का तल्लक है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि एक बेहतरीन डिसीजन है। हम पिछले 5 साल में असम्बली में मेरी कुछ 100 तकरीरें हैं मुख्तलिफ चैनल्स पे या नेशनल असम्बली में, या मैंने ये कहा है कि आप चार्टर ऑफ इकानमी जंग करेंगे और आपस में चोर डाकू करते रहेंगे और लड़ाई झगड़े करते रहेंगे, तो मुल्क की इकानमी, हमारा जो टर्माइल हुआ है ना, पॉलिटिकल टर्माइल हुआ है, हमारा मुल्क में बहुत एफिशिएंसी है, हमारे मुल्क में पोटेंशियल है, लेकिन हम सारी दुनिया में हमने ये पिक्चर दे दी है कि हम शायद बिजनेस, हम जो पॉलिटिशियन हैं आपस में दुश्मन है। यानी ये नहीं, देखिए दूसरे मुल्कों में पॉलिटिक्स होती है, इख्तलाफ राय होता है, इख्तलाफ राय इस पे होता है मसलन अमीरों पे टैक्स लगना ज़्यादा चाहिए कि कम लगना चाहिए, मसलन डायरेक्ट टैक्स लगना चाहिए कि इनडायरेक्ट टैक्स लगना चाहिए, ये चीज़ें हैं जो डिबेट होती हैं। हमने हर बात पे यानी बैठना भी पसंद नहीं किया, ये जो मुमकिन ही नहीं है। लेकिन आप तमाम लोग जो इलेक्ट होके आते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से आए, वो लोगों के नुमाइंदे होते हैं, अगर उनके साथ बैठने को भी हुकूमत तैयार नहीं है तो फिर ये सारे एक्सरसाइज भी खत्म हो जाती है, तो ये रियलाइजेशन सही। अच्छा कैसर साहब, अभी जो सूरत हाल है उसमें एक शिकवा जो कि ख़ास तौर पर हमारी बिजनेसमैन कम्युनिटी की जानिब से किया गया वो है कि जी ब्यूरोक्रेसी हमें बहुत तंग करती है, जिस पर बात भी हुई और ये भी कहा गया कि जी करप्शन का खात्मा करना है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, ज़ीरो टॉलरेंस है। तो इस पर आप क्या कहेंगे, कौन कौन मुश्किल में पड़ सकता है? जाहिर है इस पर काम होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, मैं 37 साल पहले कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इंडस्ट्री का प्रेसिडेंट, उस वक्त भी यही बातें करते थे। ब्यूरोक्रेट, ये जो FBR है, इसमें हर जगह ब्यूरोक्रेसी है, कोई आदमी FBR के नज़दीक जाना नहीं चाहता, वो कहते हैं हमसे वैले टैक्स ले लो, जो कुछ है, हम ये फंस जाएंगे, ये हमें तंग करते हैं और ज्यादती करते हैं। ये बात सबके नॉलेज में है। अब वो इतने अरसे से तो अमल नहीं होता, कहा यह जाता है नहीं कि 1 विंडो ऑपरेशन होगा, ये कोई पहली बार बात नहीं। 1 विंडो ऑपरेशन सुनते सुनते भी मुझे अपनी पॉलिटिकल लाइफ में
कई बार मैंने ये सुना है, अभी भी सुना है, अल्लाह करे ये कामयाब हो, लेकिन प्रैक्टिकली नहीं। हमारी ब्यूरोक्रेट को ट्रेन ही इस तरह नहीं किया गया। उनको ट्रेन किया गया रुकावट करने का, उनको ट्रेन ये नहीं किया कि फैसिलिटेट करो। सारी दुनिया में फैसिलिटेशन होती है। मैं कोटरा से, क्योंकि मैं इस वक्त पाकिस्तान कोरिया फ्रेंडशिप जो ग्रुप है पार्लिमानी, उसका पिछले 10 साल से कन्वीनर, मुझे पता है कि कोरिया कुछ भी नहीं था। कोरिया फर्स्ट टाइम आई स्टार्टेड टू गो इन 1973, वो बिल्कुल हमारे जैसी इकानमी थी। उन्होंने इसको बूस्ट किया, उसने फैसिलिटेट किया बिजनेसमैन को दिन रात। एक कोटरा उनकी कंपनी थी, वो कोटरा हर एक को अप्रोच करती थी। हमारे यहाँ हम जाते हैं ना बाहर के मुल्कों में, उनके पास अपने पास कॉन्सुलेट में जाते हैं, सही उनके पास जाते हैं, उनसे चलें। कैसे साहब, हम तो बड़े पुरुम्मीद हैं कि आगे अब इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर होने जा रही हैं और अल्लाह करे कि हम जो सोच रहे हैं बिल्कुल वैसा ही हो। कुछ खबरें मियाँ साहब की वापसी की भी हैं, आगे इलेक्शन कैंपेन भी है, फिर यही कहा जा रहा है कि अगले साल के शुरू में इलेक्शन हो जाएगा तो चीज़ें और बेहतर होंगी। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। बिल्कुल ऐसा ही है सारिश, और जहाँ तक माशी सूरत हाल है, जब तक ये मुस्तहकम नहीं होगी, जब तक स्टेबल नहीं होगी, तब तक कुछ नहीं हो सकता। और ये कनेक्टेड पॉलिटिकल सिचुएशंस है, तो पॉलिटिकल सिनेरियो का भी बेहतर होना ज़रूरी है। यहाँ पर इस वक्त कुछ भी बेहतर नहीं चल रहा है सारी। जिन्हें माशरे को बेहतर बनाना था वो किरदार बदकिरदारी की मिसाल बन गए हैं। कराची के निजी स्कूल के प्रिंसिपल ने बेशर्मी की तमाम हदें पार कर ली हैं, दर्सगाह को ही बेहयाई के अड्डे में तब्दील कर दिया है। रंगीन मिजाज प्रिंसिपल की वीडियो सामने आने पर शहरी गुस्से से लाल और इंतजामिया हरकत में आ गई है। हैरान हूं कि तालीमी इदारों में क्या हो रहा है। एक जानिब हम भावलपुर यूनिवर्सिटी के हवाले से खबरें पढ़कर सुनकर परेशान हो रहे थे और अब यहाँ पर ये सारा किस्सा निकल आया। और वहाँ कोई फैसला कुन मतलब डिसीजन ले लिया जाता, अगर वहाँ पर इसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो जाती तो ये करने से जो है लोग कुछ 100 बार पहले जो है ये लोग सोचते। लेकिन जब इन्होंने देखा कि यार जब वहाँ कुछ नहीं हुआ, वहाँ पे 5-5.5 हज़ार बच्चियाँ थी, तालिबात थी, तो यहाँ पर भी जो है वो कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। रफिया मल्ला ने हमें ज्वाइन होना बहुत जरूरी है। इस वक्त रफिया मल्ला साहिबा हमें ज्वाइन कर चुकी है। अस्सलाम वालेकुम रफिया साहिबा। वालेकुम सलाम। रफिया साहिबा, ये जो कुछ हो रहा है ये बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है कि वालिदैन ट्रस्ट करके अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं और जाहिर है घर वाले ट्रस्ट करके अपनी बच्चियों को जाहिर है जरिया रोजगार के लिए, नौकरी के लिए भेजते हैं। इस तरह के भेड़ियों को पकड़ना बहुत ज़रूरी है। जब तक कोई कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचेगा, इबरत का निशान नहीं बनेगा, ये किस्से चलते रहेंगे। कैसे देख रही हैं इस केस को, अब तक क्या हुआ है? देखिए, वो जो मुजरिम है वो तो इस वक्त लॉकअप में है, पहली बात। दूसरी बात, वो न्यूली स्टेब्लिश्ड स्कूल था, इस वजह से वो अनरजिस्टर्ड था। और अनरजिस्टर्ड जब इदारा होता है तो उसके लिए हम डीसी कंसर्न को लिखते हैं कि वो उसको सील करे। और हमने मिनिस्टर एजुकेशन मैडम राना हुसैन के अहकामात पे वो खत कल ही जो है वो कंसर्न डीसी को लिखा कि स्कूल बंद करें। और हमने एक तहकीकाती कमेटी जो डिपार्टमेंटल है वो कल ही कॉन्स्टिट्यूट की थी, जो आज सुबह वहाँ पहुँच चुकी है स्कूल के मालूमात ले कि कब से और कैसे ये हो रहा था। लेकिन इनिशियली जो हमारी कमेटी ने सुबह वहाँ पहुँची तो मैं उनसे राब्ते में थी, तो वो बताया कि ये 4-5 महीने से ये चल रहा था सब कुछ, और ये 7-8 माह पहले इदारा कायम हुआ है। अच्छा तो रफिया साहिबा, फिर ये बताइएगा, एक सवाल जो है वो इसमें ऐड कर लीजिए प्लीज। ये ऐसे कितने अनरजिस्टर्ड स्कूल्स इस वक्त कराची में मौजूद हैं? आपके पास कोई डाटा है? क्योंकि अगर हर वाकये के बाद या सानिया के बाद या इस किस्म की हरकत के बाद हमें ये डिसीजन लेना है तो हम पहले क्यों नहीं ले पा रहे? बात ये है कि पहले क्यों हमें पता तो नहीं है कि इस बंदे के अंदर में ये है और ये काम करने लेकिन वाला है। अनरजिस्टर्ड स्कूल तो आपके सामने होंगे ना। आपने बताया 8 महीने से एक स्कूल जो कि रजिस्टर्ड ही नहीं था, तो जो डीसी जिन्हें आपने अभी इस वक्त लिखा है कि सील करें, उन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया? कोई ऐसा तरीकेकार है जिसमें पता चले कि एक स्कूल बना है? ऐसा तरीकेकार बिल्कुल है। हमने अभी सेंसस किया है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का, उससे हमें पता चला है कि 595 इंस्टीट्यूट जो है वो अनरजिस्टर्ड है। वो जो छोटे स्कूल होते हैं एलिमेंट्री की कैटेगरी में आते हैं, तो क्योंकि उनका बोर्ड का या कैम्ब्रिज का इम्तिहान नहीं होता तो वो नहीं करवाते। अच्छा, वैसे रफिया साहिबा, उन पे हम पेनल्टी लगाते हैं 500 की पर डे। सही। और इस वक्त तक हम 55 स्कूल को पेनल्टी जो है वो
दे चुके हैं और उन्होंने वो भरी है 500 पर डे के लिहाज से। अच्छा, मुझे रफिया साहिबा ये बताएगा कि आमतौर पर हम ये देखते हैं कि जब कोई इस तरह की सूरत हाल पेश आती है तो जो इलाके की पुलिस होती है वो या तो इस तरह के किरदारों के साथ मिली होती है, तब इस तरह के वाकयात जो मुजरिम में बगैर डरे आराम से अपना काम कर रहा होता है। आप नहीं समझती कि सिस्टम में कहीं ना कहीं लूप होल्स मौजूद हैं? वरना ये जो 55 स्कूल अभी आप लोग सील करवा रहे हैं, इस पर इतना सख्त चेक एंड बैलेंस होता कि स्कूल एक भी अनरजिस्टर्ड ना होता, और अगर एक भी होता तो फौरी पकड़ में आता। सिस्टम में खराबी आप नहीं समझती? मैडम, जहाँ तक अनरजिस्टर्ड का ताल्लुक है तो वो सिस्टम की खराबी में नहीं समझती हूँ। उसका रीजन है कि नया इदारा खुलता है, वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करता है, क्योंकि उनके बच्चे मैट्रिक और कैम्ब्रिज में कितना वक्त लगता है इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में कि स्कूल रजिस्टर्ड हो? होते हैं जी। आप मेरा जवाब सुने तो मैं जवाब दूं। जी जी जी, कंप्लीट कीजिए। जी रफिया साहब, कंप्लीट कीजिए। बोलने तो देना, जिस तरह आप सीखते हैं तो मैं क्या जवाब? नहीं, आप कंप्लीट कीजिए, आप कंप्लीट कीजिए अपना जवाब। आप मेरे कहने का मकसद ये है कि जो 595 स्कूल अनरजिस्टर्ड है वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने सेंसस किया है, उसके मुताबिक हमें पता चला है, जिसमें 55 स्कूल को हम पेनल्टी दे चुके हैं और वो भर चुके हैं। अब जो छोटे स्कूल एलिमेंट्री के होते हैं, क्योंकि उनके बच्चे इम्तिहानों में अपीयर नहीं होते तो वो मनमानी करते हैं और रजिस्ट्रेशन नहीं करते। और कुछ ऐसे स्कूल हैं जो चेन ऑफ स्कूल होते हैं, तो वो एक स्कूल अगर रजिस्टर्ड होता है तो दूसरे बच्चे वहां से वो अपीयर करवाते हैं। जब जैसे हमारा काम है महकमा तालीम का कि हम अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे और अखबार के जरिए, प्रेस रिलीज के जरिए, ऑफिशियल फेसबुक पेज पे इनको कहें कि ये आप अपने इदारे रजिस्टर कराएं, क्योंकि 500 रुपये पर डे पेनल्टी है। तो हम अपना काम। रफिया साहिबा, मैं आपकी बात समझ गई, मुझे ये बताएगा कि स्कूल को रजिस्टर्ड कराने में, ये प्रोसेस कंप्लीट होने में कितना वक्त दरकार होता है? 30 डेज का वक्त दरकार होता है। जब उनकी एप्लीकेशन रिसीव हो जाए तो इंस्पेक्शन कमेटी उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तो क्या इस स्कूल ने एप्लीकेशन दी थी? नहीं दी थी। ठीक। तो ऐसे स्कूल्स को बंद करवाने के लिए इसका मतलब फिर कोई मैकेनिज्म ही नहीं है। अगर कोई अपनी मर्जी से चला रहा है या खुला हुआ है, एप्लीकेशन भी नहीं दी हुई, तो कौन पकड़ेगा? ऐसे स्कूल का मैकेनिज्म ये है कि हम उनको पेनल्टी का लेटर भी भेजते हैं और साथ अनरजिस्टर्ड होने का खत भी भेजते हैं। अच्छा। कि आप रजिस्टर करवाएं। और इस स्कूल को भी वो हम खत भेज चुके थे कि आपकी इतनी पेनल्टी है और आप अपना जो है पेनल्टी भी जमा कराए और इसको। अच्छा रफिया साहिबा, हम देख रहे हैं कल से जब से ये केस सामने आया है, आप दीगर चैनल्स पर भी, हमारे चैनल पर भी आप काफी देर तक मौजूद रही और आपने इसके खिलाफ एक्शन भी लिया है, बड़ा सख्त। गवर्नर सिंध ने भी एक्शन लिया है, हम इसे सराहते हैं। लेकिन एक छोटी सी तजवीज अगर इजाजत हो तो ये दे दी जाए कि 500 रुपए पर डे की पेनल्टी की वजह से मेरे ख्याल में इस चीज को इतना ज्यादा इग्नोर किया गया है। अगर इस पेनल्टी की फीस को बढ़ा दिया जाए, चार्जेस को 15 से 20 हजार रुपए कर दिए जाए पर डे के, तो ये फौरन करवा लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त। और सरिश, ये कल से जो है बहुत ज्यादा रफिया साहिबा जो है, मैं देख रहा था कि जब से ये ब्रेकिंग हुई थी न्यूज़, तब से जो है वो एक्टिव थी और एक्शन लिया जा रहा है। लेकिन हमारा एक अलमिया ये है कि हम एक्शन हमेशा एक्शन नहीं लेते बल्कि रिएक्शन देते हैं। एक्शन होने के बाद हमें एक्शन लेना पड़ेगा आगे बढ़ के। बिल्कुल। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाज़रीन, और इस वक्त मेरे साथ बड़ी ज़बरदस्ती मेहमान मौजूद हैं जो कि पाकिस्तानी टैलेंट हैं और इन्होंने क्या कमाल किया है अब मैं आपको ये बता देती हूँ। सन 2020 वो साल जब जानलेवा वबा यानी कोरोना ने दुनिया भर में लोगों को अपनी लपेट में ले लिया। आपको याद होगा जब कोरोना की वबा पाकिस्तान में आई थी तो यहाँ भी हॉस्पिटल्स में जगह नहीं थी, लोग अपने घरों में इलाज करवाने पर मजबूर थे। ऐसे में वेंटिलेटर्स की काफ़ी कमी हो गई थी और लोग घरों में सिलेंडर्स उठा के लेके जा रहे थे, क्योंकि ये बीमारी फेफड़ों से ताल्लुक़ रखती है जिसमें सांस लेने में मुश्किल होती है और आपका ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप होता है तो आपको ऑक्सीजन चाहिए होती है। वही आप तो गुजरे इससे। मैं 3 बार गुजरा हूँ जी, और पहली मरतबा में मेरा ऑक्सीजन लेवल जो ड्रॉप हुआ था वो 70s में आ गया था, विच इज़ वेरी बैड, जिसकी वजह से मुझे ऑक्सीजन की ज़रूरत भी पड़ी। और अल्लाह का शुक्र है कि वेंट का जो है वो मामला नहीं आया, क्योंकि वो थी फर्स्ट वेव।
उस वक्त वेंट्स यहाँ पर अवेलेबल भी नहीं थे, और जो अवेलेबल थे वो लोग जो है हॉस्पिटल्स ने सिक्योर कर लिए थे दीगर बीमारियों के लिए, वो कोरोना के लिए नहीं दे रहे थे, क्योंकि ये अगर एक बार में वेंट आपने यूज़ कर लिया एक पेशेंट पे तो दोबारा रीयूजेबल जो है वो नहीं रहता था, और ये बड़ी मुश्किलात थी। और कराची की तालिबात ने जो है एक बड़ा कारनामा किया। इन्हीं मुश्किलात से गुजरने के बाद डेफिनेटली जो है वो इन्होंने सोचा होगा, ये इनके जहन में आया होगा कि वेंटिलेटर तो बनाए ही बनाए, लेकिन ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की जो तालिबात हैं इन्होंने स्मार्ट वेंटिलेटर बना दिया है। और ये क्या है और ये कितना स्मार्ट है, ये हम इन्हीं से जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सैयदा दुआ और रिदा। वेलकम टू द शो। सबसे पहले तो हमें ये बताइए, जो स्मार्ट वेंटिलेटर है ये कितना स्मार्ट है और इसके मैकेनिज्म क्या हैं? क्या ये वाईफाई से कनेक्ट हो रहा है, ब्लूटूथ है, क्या इंफ्रा से कनेक्ट है, क्या चीज़ है ये? हमारा जो स्मार्ट मैकेनिकल वेंटिलेटर है वो ब्लूटूथ से कनेक्टेड है। हमने एक वेबसाइट से हमने एक जो है ऐप डाउनलोड किया मोबाइल में, उसके अंदर हमने इसके सारे फंक्शन डाले कि जो जब हम ब्लूटूथ जो है ऑन करेंगे तो हमारे जो मोबाइल का ऐप है वो सारे फंक्शन इनके कंट्रोल करेगा। लाइक हमें अगर प्रेशर हमें देना है, कितना देना है, उसका सारा जो है फंक्शन हमारा जो है मोबाइल ऐप से होता है। लाइक हमें ओल्ड है या इन्फेंट बेबीज़ हैं या एडल्ट है, इन सबको कितना प्रेशर जाना चाहिए वो सब हमने उसमें कांस्टेंट किया हुआ है, सब मैनेज जी। जब हम बस मोबाइल से उसके ऊपर क्लिक करेंगे और जो है प्रेशर जितना हमें देना है वो क्लिक के हिसाब से। इसकी रेंज मुझे बताइएगा ज़रा कि कितनी रेंज से कनेक्ट हो जाता है, मतलब अगर ये ब्लूटूथ पे है तो एक कमरे से दूसरे कमरे में या लाउंज से जो है वो आप इसे ऑपरेट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा तो नहीं होगी इसकी रेंज? इसकी जो रेंज है वो 30 मीटर तक की इसकी रेंज है। 30 मीटर। अच्छा, मुझे मेरे जहन में एक बात आ रही है, जब आप लोगों को कोई ख्याल आया तो वेंटिलेटर का ही ख्याल क्यों आया? क्योंकि मैंने देखा उस वक्त बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि जी फारिग हैं, घरों में हैं तो अपना जहन इस्तेमाल करें, इनोवेशन से सोचें और कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश करें। लोगों ने मास्क बनाने शुरू कर दिए थे, सोप्स बनाने शुरू कर दिए थे, फिर हमने ये देखा कि एंटी बैक्टीरियल कपड़ा मार्केट में लाने की भी कोशिश की गई, बल्कि आया भी है। तो आप लोगों ने वेंटिलेटर का ही क्यों सोचा? किसका आइडिया था? आप सब में ग्रुप है आप लोगों का? जी, हम 8 लड़कियों का ग्रुप है जिसमें हम सारे टीम वर्क हमने किया है, किसी ने कोई काम तो किसी ने कोई काम। हमारे जो सुपरवाइज़र हैं महम सरवत, उन्होंने हमें एडवाइस की कि आप लोग जो है इसके ऊपर काम करें। मैंने इसके ऊपर सर्च किया कि इसको बहुत ज़रूरत है इसकी पाकिस्तान में, तो उन्होंने हमें जो है मशवरा दिया कि आप लोग इस पर काम करें, और उन्होंने हमारा बहुत ज़्यादा जो है हमें सपोर्ट किया इस चीज़ के लिए। और जो हमारे जो टीम मेंबर्स हैं उन सब ने भी जो है सब में पार्टिसिपेट किया। कॉस्ट कितनी आई है और आपसे क्या मार्केट में किसी ने कांटेक्ट किया कि भी आपकी ये प्रोडक्ट हमें बहुत समझ आई है, हॉस्पिटल्स ने कांटेक्ट किया हो? इसकी जो पूरी टोटल कॉस्ट आई वो 30,000 इसकी कॉस्ट है, और फिलहाल तो हमें अभी मार्केट में से किसी ने कांटेक्ट नहीं किया, लेकिन हम चाहते हैं कि इसको हम इंडस्ट्री में लेकर आएँ। ओके, अच्छा ठीक है। तो ये मुझे बताइए, जो 30,000 आपने कॉस्ट बताई, ये ऐप की कॉस्ट आई है और इस पर जो प्रोग्रामिंग होगी ये उसकी कॉस्ट है। अगर वेंटिलेटर को इसके साथ हम ऐड ऑन कर देते हैं या फिर ये किसी भी वेंटिलेटर के साथ कनेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि ये स्मार्ट वेंटिलेटर है तो डेफिनेटली आप कोई डिवाइस वेंटिलेटर में लगाते हैं जिसके थ्रू वो ऑपरेट होता है, किस तरीके से कनेक्ट होगा? क्योंकि वेंटिलेटर की कॉस्ट तो बहुत ज़्यादा है। ये ओवरऑल वेंटिलेटर की कॉस्ट है और ये इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक मैकेनिकल पार्ट है, एक इसका इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी पार्ट है और एक इसका सॉफ्टवेयर है। जो मैकेनिकल पार्ट है, जो उसकी पुली बनी हुई है, जिसको किस तरीके से हमारे एम्बर बैग को पंप करवाएगा, और जो इसका इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी पार्ट है उसको वो जो हमने सर्किट डिज़ाइन किया है वो इसमें लगा हुआ है। और इसका जो थर्ड सॉफ्टवेयर है उसको हमने आर्डिनो यूएनओ पे हमने इसकी प्रोग्रामिंग की है C++ लैंग्वेज पे। ओके, यानी कि ये इस वक्त अगर मैं ये आपसे पूछना चाहूँ अब कि ब्लूटूथ से तो आपने इसे कनेक्ट कर दिया है, लेकिन जो मसले मसाइल होते हैं, जैसे जिन लोगों के घर में कोई लुक आफ्टर करने के लिए नहीं है या कोई मेड्स नहीं है, कोई नर्सेज नहीं है, वो अपना ऑफिस चले जाते हैं। अब ऑफिस में बैठ के अगर उन्हें ये ज़रूरत हो कि जी उन्हें ऑपरेट करना है वेंटिलेटर, घर पे कोई बुजुर्ग है, कोई बच्चा है, जिसे किसी की भी ज़रूरत हो सकती है इसकी, तो ये हम ब्लूटूथ से वाईफाई पे कनेक्ट करने के लिए कुछ काम कर रहे हैं, ये पॉसिबल है कि नहीं? सबसे पहले ये बताइएगा, और है तो कितना जल्दी और कितना क्विकली इस पे काम हो सकता है? जी, इसको हम ब्लूटूथ की जगह हम इस पर वाईफाई मॉड्यूल लगाकर भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, तो अब रेंज बढ़ जाएगी। रेंज बढ़ जाएगी। अच्छा, आप लोग कुछ सोच रहे हो इसको कि ब्लूटूथ से अगर हटा के वैसे स्मार्टली इसको ऑपरेट किया जाए और ये हो भी जाए किसी डिवाइस के साथ ब्लूटूथ के बगैर, या इंटरनेट का होना, ब्लूटूथ का होना इसके लिए ज़रूरी है? हमारा मकसद ये था कि हम कुछ वेंटिलेटर में नया लेकर आएँ, क्योंकि नॉर्मल हॉस्पिटल्स में जो वेंटिलेटर्स होते हैं वो उसके लिए यकीनन कोई ना कोई टेक्नीशियन होता है उसको ऑपरेट करने के लिए, वहाँ ज़रूरत होती है उनको। लेकिन हमने इसको बनाया है इसलिए ताकि हम
ईजिली कहीं अगर उसकी रेंज में ही रहकर हम कहीं और हों तो हम उसको ईजिली कनेक्ट कर सकते हैं। हम उसमें वाईफाई मॉड्यूल ब्लूटूथ मॉड्यूल उसमें हम लगाया हुआ है, तो उसको चेंज करके हम वाईफाई मॉड्यूल भी लगा सकते हैं, या आगे जो और एनहांसमेंट होती रहेंगी हम उसमें वो यूज़ कर सकते हैं। मार्केट में कब लेकर आ रहे हैं आप इस प्रोडक्ट को? मार्केट में डेफिनेटली जब ये प्रोडक्ट बन गया है और इसका सक्सेस रेशियो भी आपके सामने आ गया है, तो अब इसका सेकंड फेज जो होगा वो मार्केट में ही लाना होगा। तो आप खुद पिच कर रहे हैं किसी ऐसे इदारे को जो कि वेंटिलेटर बनाते हैं या इस तरह के इक्विपमेंट बनाते हैं? अब तक जो है वो किसी आपके 8 लड़कियों, चलो मैं ऐसे रिफ्रेश करता हूँ, आपकी 8 लड़कियों की टीम है, इनमें से कोई मार्केटिंग पे भी उबूर रखता है या सारे के सारे जो हैं वो टेक्निकल साइड पे ही हैं? अभी तो फिलहाल सब टेक्निकल साइड पर ही हैं। अच्छा, वैसे मैं एक बात सोच रही हूँ कि हॉस्पिटल्स में हमें ऑपरेटर की ज़रूरत है, यहाँ पे हमें ब्लूटूथ की ज़रूरत है, और जाहिर है इसको भी कोई ना कोई ऑपरेट करेगा तो ये चलेगा। कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि जिस तरह अगर से सपोज मुझे ऑक्सीजन की ज़रूरत है, मैंने मास्क लगाया, मेरे पास एक डिवाइस मौजूद है, मैंने बटन पुश किया, मुझे ऑक्सीजन मिल रही है। और ऑब्वियसली मैं अपने सेंसेस में हूँ, यानी कि जितने कोविड में पेशेंट्स थे वो अल्लाह ना करे ऐसे नहीं थे कि कोमा में हैं या इस तरह की कंडीशन में है कि वो हिल भी नहीं सकते या देख भी नहीं सकते। मैं बटन पुश करूँ, उसको ऑफ कर दूँ, जी मुझे भी ज़रूरत नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है इसमें। ऐसा है ना, आप मोबाइल ऑपरेटेड है ना आपका, तो आप मोबाइल से जी मोबाइल से आप जो है उसको यानी कि कुछ ज़्यादा कुछ, यानी कि एक बूढ़ा बंदा अगर वो ऐप यूज़ उसको करनी नहीं भी आती तो वो उसको इजीली ऑपरेट कर सकता है। जैसे उसका सारा सिस्टम जो है वो हमारा जो है वो पूरा कंप्लीट हुआ हुआ है, अब आपको सिर्फ बटन दबाना ही है मोबाइल। बिल्कुल ऐसे, लेकिन वो अब मसला सारा ये है कि वो हैं वेंट पे ना, तो वो हिल नहीं पाएंगे। इस वजह से इन्होंने एक बंदा जो है वो उस मोबाइल को चलाने के लिए जरूरी है, क्योंकि वेंट तो लास्ट स्टेज हो जाती है आपकी। जब आप कुछ कर ही नहीं पाते तो मजबूरन आप चाहे जितने भी पढ़े लिखे हों या जितने भी इजीली आप मोबाइल यूजर हों, आप कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आप वेंट पे ऑलरेडी हैं, तो आप उसे इस्तेमाल नहीं कर पाते। मुझे बताइएगा कि मार्केट का भी आपने बता दिया बहुत जल्द आने वाला है, ये आइडिया कोविड के दौरान आया था या कोविड की सिचुएशन के बाद आया? क्योंकि देखें कोविड में तो वेंटिलेटर शॉर्ट थे, वेंटिलेटर मौजूद तो थे ना, तो फिर उसमें वो ब्लूटूथ की या इनोवेशन की जरूरत एज सच थी नहीं। उस वक्त तो वेंटिलेटर बनाने की जरूरत थी और स्टूडेंट्स बना भी रहे थे। स्मार्ट वेंटिलेटर में कन्वर्ट करने का आइडिया आप लोगों को क्यों आया? क्या किसी को परेशानी में देखा, या ये देखा कि जी जो टेक्नीशियंस हैं हॉस्पिटल में मौजूद हैं वही 10-10 हज़ार रुपए पर डे के चार्ज करने लग गए थे? जी बेसिकली हमारे जो कॉलेज में ना हर साल आईटी फेयर होता है, तो हमारा इस साल भी आईटी फेयर था, तो हमने तभी उस चीज़ को हमने इस पर, क्योंकि सबके पास अलग अलग प्रोजेक्ट्स थे, हमारे पास कोई चीज़ हमें पता नहीं थी कि हमने क्या बनाना है, किस पे वर्क करना है। तो हमारी जो सुपरवाइज़र इंजीनियर मिस माम सरवत हैं, उन्होंने हमें इस चीज़ का आइडिया दिया कि अब तक हमारे खुद के कॉलेज में भी, हमारे डिपार्टमेंट में, बायोमेडिकल डिपार्टमेंट में अब तक ये वेंटिलेटर नहीं बनाए, तो तुम लोग इस तरीके से भी कर लो, तो ये बहुत एक यूनिक हो जाएगा। वैसे अब आप लोगों के प्लान्स क्या हैं? हॉस्पिटल में तो जब इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो नर्स ही नहीं मिलती, तो मेरा ख्याल है कि रोबोट भी तैयार किया जाए जो नर्स काम कर रहे हैं, बैंडेज भी लगा दे, इंजेक्शन भी लगा दे। क्या सोच रहे हैं? कुछ नया प्लान है? इंजेक्शन ना लगाए रोबोट। अभी तो फिलहाल प्रोजेक्ट में ही हमारा इरादा है कि इसमें मज़ीद जो है हम ना वो डालें, मोटर्स डालें, इस तरह की सेंसर्स लगाएं। लाइक हमारे जो है हमारे पास सभी हार्ट रेट के लिए हमने सेंसर लगाया हुआ है, इसी तरह टेम्परेचर का भी, कि पेशेंट का टेम्परेचर मुस्तकिल हमारे पास सेंस होता रहे, और भी फंक्शंस हमने इसके बारे में जो है ऐड ऑन करना है। अभी आपने ऐप के अंदर प्रेशर सेंसर लगा लिया हमने, पहले वाईफाई पे आपने बोला, जैसे कि अभी आपने फ़हीम को बताया कि आप लोग सब टेक्निकल साइड पे ही हो, आप लोगों को नहीं लगता कि अपनी टीम में आपको कोई मार्केटिंग के लिए भी ऐड करना पड़ेगा? अदरवाइज तो आप बनाते रहोगे तो बस ये तो फिर आप लोगों के पास ही रहेगा जो भी है। जी ये सारी स्किल्स की बात होती हैं। अब हम लोग अपनी इस एज में है कि हमें बहुत कुछ आगे सीखना है, तो अभी हमारा फ्री टाइम है। अब ये जो एक चीज़ हो गई वो हो गई। अब प्रमोशंस हमारे वेंटिलेटर के माशाल्लाह से हो रहे हैं, हमारे कॉलेज वालों ने भी हमें काफ़ी सपोर्ट किया है, लेकिन हम खुद से भी इस चीज़ को, स्किल्स हमारी हम गेन करना चाह रहे हैं, या तो हम ऑनलाइन हम कोई सर्टिफिकेशन कोर्स कर लेते हैं, या सारी चीज़ें हम इस पे वर्क कर रहे हैं। सही, ज़बरदस्त। चलें जी, इसी तरह आप लोग काम करते रहे। हमारे पाकिस्तानी जो बच्चे हैं वो बड़े चलाक है, नहीं बहुत ही जबरदस्त, स्मार्टली काम कर रहे हैं पूरी दुनिया में। स्मार्ट वर्किंग के लिए देखें, वर्क हार्ड तो पूरी दुनिया कहती है, लेकिन वर्क स्मार्ट जो है वो कहते हैं पाकिस्तानी। बिल्कुल शार्प, जब तक आप नहीं होंगे तो आप दुनिया का मुकाबला नहीं कर सकते। वो जो लेजी होके मोबाइल गैजेट्स में घुसे रहना, कुछ अलग करने का ना सोचना, पहले से सोच लेना यार हमसे कहाँ होगा, तो फिर वाकई कुछ नहीं होगा। चले खैर, एशिया कप की बात कर लेते हैं नाज़रीन। एशिया कप के दौरान श्रीलंका में शदीद बारिशों का जो है वो सिलसिला जारी है। पाक भारत मैच मुतासिर होने के बाद जो मरहला है, सुपर 4 का मरहला, उसके जो नताइज सामने आए हैं वो बड़े कोई अजीबो गरीब से आ गए, क्योंकि इंडिया भी जो है वो क्वालिफाई कर गया है। हो सकता था कि इंडिया को टफ टाइम मिले, लेकिन अब नहीं मिल रहा है।
है। सबसे अहम बात यह है कि कल अचानक इंडियन क्रिकेट बोर्ड का 4 रुकनी वफ्द भी पाकिस्तान पहुंच गया। अब इस बात का बहुत ज्यादा इम्कान है कि एशिया कप का शेड्यूल और वेन्यू दोनों तब्दील हो सकते हैं, बल्कि तब्दील हो भी चुके हैं। श्रीलंका की जानिब से और बीसीसीआई की जानिब से, एशिया कप की जानिब से भी जो है, जो एशिया काउंसिल है एशिया कप की, उन सब ने हरमन टोटा का जो है वो इंतखाब कर लिया है। कैंडी से आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन कहां तक पहुंचा है मामला, हमारे एक्सपर्ट साजिद खान हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं से जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई। वालेकुम सलाम फ़हीम भाई, आपको और शहरीज को दोनों को बहुत बहुत सलाम। वालेकुम अस्सलाम भाई, आज माशाल्लाह से बड़े आप खिले खिले से जो है वो लग रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैचेस जो हैं, जब वेन्यू जैसी शिफ्ट हुआ है, पहले तो कंफर्म कर दीजिए, हरमन टोटा चले गए हैं हम, अब मैचेस सारे वहां हो रहे हैं, ऑफिशियल हो गया है ये? कुछ शर्म करे, कोई हया करे। जे शाह तूने क्या किया एशिया मुझे लगा आपको कहा क्रिकेट के साथ। जे शाह कोई ऐसी चीज करते जो तुम्हें लोग याद करते, तुमने तो क्रिकेट नहीं याद तो करेंगे साजिद भाई, सॉरी आपको कट कर रहा हूं, याद तो जे शाह का अभी भी करेंगे, लेकिन अच्छे अल्फाज में नहीं करेंगे। बहुत दुख के साथ, बड़े अफसोस के साथ पूरी दुनिया उनको हाय हाय कर रही है। कोई शर्म करे, कोई हया करे। क्रिकेट का मेरिट का कत्ल कर दिया गया है। और आप ये देखें, जिस तरह क्रिकेट जेंटलमैन खेल था, तन तना उसने क्रिकेट के साथ खिलाड़ किया। और पाकिस्तान के साथ जिस तरह फ़हीम आपने, हमने शहरी से बात की, लोगों के साथ और उन्होंने साथ ज्यादती की, हमारा लोगो यूज नहीं किया, हमारे टीवी राइट्स थे, हमें 4 मैच ही दिए, कुछ 7 मैच वहां पर हो गए, 5 मैच देते थे, 6 मैच देते थे, 2 मैच में और असल में अपनी रूह की तस्कीन के लिए ना क्रिकेट को खराब कर रहे हैं। जब 3 प्रपोजल नजम सेठी ने दिए, उनको रिजेक्ट कर दिया। जब कहा गया पूरा टूर्नामेंट पाकिस्तान में करा लेते हैं, वो नहीं माने। फिर हम हाइब्रिड मॉडल पे आए, वो नहीं माने। फिर वेदर फोरकास्ट था, सबको पता था कि वहाँ बारिशें होंगी, उसके बावजूद बज़िद रहे। तो बस मकसद ये था कि जी हमारी तस्कीन हो, इनको नहीं हमने मेज़बानी करने देनी है, मानना, इवेंट खराब करना है। इवेंट खराब कर दी है। इसमें तो आप कुछ भी कर ले। देखें ना, 2nd नंबर पर आए आज, जिस तरह वो खेले हैं, उनकी टीम की हालत देख लें, उनकी टीम की कारकर्दगी देखो, वो वैसे ही हमसे डर गया। हमने फ़हीम खान शहरी आपने बात की थी, पाकिस्तान उनका कोई मैच नहीं है। जिस तरह हमारे वर्ल्ड फास्टेस्ट बॉलर ने नसीम की बात करी, शाहीन की बात करी, आउटस्टैंडिंग उन्होंने बॉलिंग की, उनको बैकफुट पर रख दिया हर शोबे में। दुनिया के सारे लोग 37,000 जब वहां पर कल कैंडी में पहुंचे और 2 सपोर्टिंग दी, जिस तरह हमने फ़हीम ने शहरी से पहले के दिए थे, 1 हफ्ते पहले बारिश होगी। क्या आप भी बारिश होगी? 9 तारीख वाला मैच पूरा होगा? 100% नहीं हो सकता। वहां पर बारिश है, पूरी दुनिया को पता है बारिश है। नजम सेठी की भी गलती है। नजम सेठी को दूध के धुले हुए नहीं है। नजम सेठी साहब अगर डंके की चोट पे अड़ जाते हैं, दुबई में हमने मैच कराना है तो दुबई में कराना चाहिए, तो उन्होंने प्रेफर क्यों किया? उनकी भी गलती है। देखिए, हम बात करते हैं, हमारा सबसे पहले आपकी पूरी मैनेजमेंट को मुबारक हो, जो स्क्रीन पे आप पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं, जो क्रिकेट की आप लोग खिदमत कर रहे हैं, पूरी मैनेजमेंट आपको बहुत बहुत मुबारक हो। जिस तरह आपने स्क्रीन पे हक और सच की बात लेके चल रहे हैं, ये तमाम चैनलों को इस तरह की लेके चलना चाहिए। मेरिट का खुला खुला कत्ल हो रहा है। लाहौर में आगे बात कर रहे हैं, क्रिकेट की बात नहीं करेंगे भाई। आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कज़ाफी स्टेडियम में खड़े होकर, क्रिकेट की बात क्यों नहीं करेंगे? आप क्रिकेट देखने तो आए भाई, क्या हमसे मिलने थोड़ी आए? आप क्रिकेट की बात कर रहे हैं। वैसे साजिद भाई, इसमें जो इंडियन टीम की परफॉर्मेंस है, वो भी अगर आप थोड़ी सी ऑब्जर्व करें तो वो भी बड़ी वो एवरेज किस्म की है। ना फील्डिंग अच्छी है, बिलो एवरेज है, बिल्कुल। बॉलर्स परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, कैच इनके छूट रहे हैं। नेपाल 230 बना गया, क्या रह गया उनके पास अब? देखें शहरी फ़हीम, नेपाल के खिलाफ उनकी टीम वैसी पैनिक हो गई थी। रोहित शर्मा और दोनों ने ओपनर पार्टनरशिप 140 रन की बनाई। टॉस तो जीते थे ना, पहले बैटिंग कर लेते, इतने तप्पड़ में थे तो पहले बैटिंग कर लेते। 10 ओवर तक कोई विकेट नहीं गिरा सके सर नेपाल की। आप देखे तो सही, कितना पैनिक हो गए थे ये कि किया क्या जाए। 200 इन्हें लगा था कि इन्हें 80-90 के ऊपर आउट करेंगे और एक अच्छी खासी एवरेज बना लेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। फिर मजबूरन इन्हें ओवरकम कराने पड़े, क्योंकि हमारे मैच में तो ये रो पड़े थे कि जी बॉल गीला हो जाता है, भारी हो जाता है, पानी लग जाता है उसके अंदर। लेकिन यहां पर जिद करके लड़ के आए कि जी भले आप हमें 20 ओवर खिलाएं, हमें खेलना है। हमने खेलना है, हमने जीतना है, जीत गए। अब आगे भी तो हमसे खेलोगे ना 10 तारीख को, वहां का दूध का दूध, पानी का पानी पता चल जाएगा। इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला नजर बस से बचाए और पाकिस्तान क्रिकेट टीम को और हमारे शाहीन को और नसीम को बस से बचाए। बड़ी आउटस्टैंडिंग बॉलर है। बाबर को भी अल्लाह ताला नजर बस से बचाए। रोहित है, रोहित वो बेचारा स्विंग के ऊपर काफी स्ट्रगल कर रहा था, बारिश हो गई तो वो सेट हो ही गया था कि बारिश हो गई, तो मतलब कुछ बड़ी अजीब सी सूरत हाल थी। कभी ये वक्त था कि एक टीम बड़ा ज़बरदस्त खेला करती थी साजिद भाई,
लेकिन मेरा ख्याल है कि ये पॉलिटिक्स इनकी अपनी क्रिकेट को भी खराब कर रही है, लेकिन आई थिंक सो इनकी तवज्जो इस तरफ नहीं है। तवज्जो रखना नहीं चाहते। देखिए ना, आप मुझे बताइए, अगर तवज्जो रखते, क्रिकेट जेंटलमैन का खेल और सही तरह क्रिकेट को ऑर्गेनाइज करते, एशिया कप अगर छोटा कप बड़ा कप होता, छोटा कप पाकिस्तान जीतेगा इंशाअल्लाह ताला, बड़ा कप भी पाकिस्तान जीतेगा। मगर अच्छा साजिद भाई, ये बिल्कुल बहुत ही जबरदस्त आपने पॉइंट जो है वो यहाँ पर कंप्लीट कर दिया, और यही सुनील गावस्कर ने भी अपने ट्वीट में कहा था कि इट्स अ जेंटलमैन्स गेम, आप इसे बर्बाद ना करें, जबकि वो लिटिल मास्टर जो है बहुत बड़ा नाम है इंडिया का। खैर मुझे बताइएगा, ज़का अशरफ साहब की तब्दीली की बातें दोबारा सुन रहे हैं, आपके पास ऐसी कोई न्यूज आई है? देखिए 200% है, और यकीनी तौर पर ज़का अशरफ साहब, उनके बेटे जिस तरह कोशिश कर रहे हैं वो तो उनका है, मगर ज़का अशरफ के साथ मैं आपको हमेशा एक नाम लेता हूँ, साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है मंसूर खान, जो यकीनी तौर पर शान मसूद के चचा हैं और आजकल मौजूदा हुकूमत भी हैं, और उनकी ख्वाहिश भी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में वो आए, क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम करें। मगर बहुत ज़्यादा काम मेरे ख्याल में मेरे अपने ज़राए बताते हैं कि नजम सिटी के, अगर क्या नजम सिटी है ज़का अशरफ के, मगर जनरल तौकीर भी इस तमाम भाग दौड़ में, मगर एक मुझे अपने जराए ये बता रहे हैं, शाहिद आफरीदी भी हैं, शोएब अख्तर भी हैं, मगर इससे आने ना आने से पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान हो रहा है ना। फहीम शहरी से मुझे ये बताइए, हम कहाँ पर खड़े हैं? हमारी क्रिकेट तो, अगर क्रिकेट टीम ने हमें बचाया है ना, क्रिकेट बोर्ड को, एक क्रिकेट टीम भी तो सफर कर रही है ना साजिद भाई। सॉरी मैं आपको काटना नहीं चाहता आपकी बात, लेकिन मजबूरन मुझे ये सवाल यहाँ थ्रो करना पड़ेगा। टीम भी तो सफर कर रही है, आप इतना एक्सपीरियंस खिलाड़ी सरफराज जो है उसे लेके ही नहीं जा रहे हैं, इग्नोर पे इग्नोर किया हुआ है। भाई मिडिल ऑर्डर में वो आपकी विकेटें 50 ओवर का गेम है, T20 नहीं है, ठीक है T20 होता आप ना खिलाते सरफराज को, 50 ओवर में आपको एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी चाहिए जो आगे आने वाले वर्ल्ड कप के लिए आपके पास खड़ा रहे, आपकी विकेट रोके। आपका मिडिल ऑर्डर जो है कोलैप्स कर रहा है, करता है, सबको पता है। क्या किया जाए? आपको गाइड करने के लिए एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी की जरूरत होती है, आपने सिरे से इग्नोर कर दिया है। फहीम भाई, शहरी रिजवान का हाथ में, आप क्रिकेट देखते हैं, बॉल पकड़ता है, उसके हाथ पे बॉल लगती है। मैं आपको मैच के दौरान की बात बता रहा हूँ, वो अनफिट है, मैंने कितनी दफा कहा, मगर वही बात करते हैं। 140 ओडीआई खेला, वर्ल्ड रैंकिंग का प्लेयर है, साबिक कप्तान है, 2 वर्ल्ड कप खेला, तीसरा वर्ल्ड कप इंशाअल्लाह ताला खेलेगा। आप मुझे बताइए 15 खिलाड़ी अब तक क्यों नहीं अनाउंस कर रहे हैं जी? अब फहीम अशरफ को रखने की ना रखने की वजह ये वसीम जूनियर का क्या काम है? वसीम जूनियर डिजर्व ही नहीं करता, वो लॉबी के तहत बैकअप पे रखा हुआ है आपने। मसला वही है ना कि यहाँ पर लॉबी अपना काम करिए तभी अनाउंसमेंट नहीं हो रही। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, सरफराज के साथ इन्होंने जुलूम किया, 140 ओडीआई खेले। आज बाबर की जितने भी लड़के हैं उनको सरफराज को मोटिवेट कर, इंजी जो चीफ। अच्छा साजिद भाई ये बता दें कि आप जिस तरह कह रहे हैं 200% ज़का अशरफ साहब जा रहे हैं, तो आपके ख्याल में जो नाम आपने लिए हैं ज्यादा रिजनेबल, ज्यादा जिसे कह सकते हैं ना आपके सही बंदा, वो कौन सा है फिर? जनरल तौकीर मंसूर खान, जो दोनों ऐसे बंदे हैं जो क्रिकेट बोर्ड में काम कर रहे हैं। जनरल तौकीर 99 में आए थे, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, उनकी बड़ी सह है, आईसीसी में भी सह। और मंसूर खान जो साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं, बड़ा अच्छी क्रिकेट को जानते हैं और एक बैलेंस आदमी है। और शाहिद आफरीदी और शोएब अख्तर भी लाइन में लगे हुए, इनकी भी अपने एक सोर्सेज से मेरे पता चला है, वो भी कहीं ना कहीं भागदौड़ में शामिल हो जाएंगे। मगर ये चीज गलत है। मगर दोबारा हम टीम पर आते हैं, देखिए टीम में आपने फहीम ने और शहरी ने मेरे दिल की बात कह दी, सरफराज का कोई नाम ले रहा है? मुझे पता है फहीम वो जो लड़का है हारिस, 5 ओडीआई खेला हुआ यार, कोई खुदा का खौफ करो, कोई शर्म करो, हया करो। आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऊपर नीचे हो जाए, अगर जिस तरह फील्डिंग खराब की है, कैची छोड़े, प्रेशर में तो हम मिस हैंडल हो जाती है, बाबर को कप्तानी शो हो जाती है। यही सरफराज होता तो कितनी चीजें आपको मोटिवेट करता। आप सही कह रहे हैं। अच्छा वैसे साजिद साहब, ये हसन अली बड़ा इनको शौक है जरा लाइमलाइट में रहने का, खबरों की जीनत रहने का। वहां पर जब बारिश हुई है तो जिस तरह से वो स्लिप करते हुए जा रहे हैं कवर पे से ऑस्ट्रेलिया को बचाने के लिए, उनके बारे में आपके व्यूज क्या हैं? वो हर जगह से ही स्लिप हो जाते हैं। हसन अली के साथ ज्यादती कर दी। हसन अली की वही बात हुई ना, दोस्ती 3 इक्के हैं। अगर शादाब की बात करूँ, हसन की बात करूँ, बाबर की बात करूँ, 2 इक्के रह गए, हसन ड्रॉप हो गया। और जिस तरह श्रीलंका लेके गए, उसको खिलाया नहीं। ये चीजें तो देखिए ग्रुपबंदी तो है, इसमें तो कोई दो रानी है। मैं ये कह दूं ग्रुपबंदी नहीं है, लैकिंग डिसलैकिंग नहीं है, टीम में लैकिंग डिसलैकिंग है। हमने ये जो स्लिप होने की उनकी वीडियो है ना, जो बड़ी वायरल रही है, तो खैर बारिश हो रही है तो वायरल हो रही है ये पिछली सीरीज की, लेकिन नजर वो भी कहीं नहीं आ रहे। परफॉर्मेंस उनकी भी आजकल ना जीरो नजर है ही नहीं ना हसन अली। हाँ। पिछली बार तो उन्हें सिर्फ बिठा दिया था।
अब देखे ना यहाँ पर शहरी फ़हीम आप बताया सऊद शकील को क्यों नहीं खिला रहे, आप 15 में रख लिया। देखें आप मुझे इतनी अच्छी बात है, उस बच्चे को खिलाओ, कॉन्फिडेंस हो। आगे की किसकी सिफारिश है मुझे बता, अली तरीन की सिफारिश है, मुल्तान सुल्तान से खेलता, कितना खिलाओगे यार, ये ज्यादती नहीं है तो क्या है ये मुझे बताओ। खुला खुला मैरिज कर सिफारिशें नहीं होती तो चलो सिफारिश पे नहीं आते। साजिद भाई फाइनली उमर अकमल का भी मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ा, उन्होंने बोला जी मेरे पर एक वक्त वो भी आया कि मैंने 6 महीने अपने बच्चों के स्कूल की फीस नहीं दी, तो मेरे साथ भी ज्यादती हुई है, मुझे भी नहीं उस इग्नोर ही किया गया है। चलें खैर साजिद भाई बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त कम है हमारे पास, हमें एक वक्फे की जानिब जाना है। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जो है वो अपना तज्जिया पेश किया और उम्मीद करते हैं अगर बोर्ड चेंज होता है तो हो सकता है कि सरफराज की वापसी का चांस बन जाए। तो लेट्स सी, उम्मीद पर दुनिया कायम है, हमें लेना होगा एक वक्फा क्योंकि वक्फा ज़रूरी है। दुनिया बोल में आपसे मुलाकात होगी वक्फे के बाद। आजकल ज़िंदगी सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक नाज़रीन, और इस वक्त हमें बड़ी ज़बरदस्त मेहमान ज्वाइन कर चुके हैं, क्या खूब बोलती हैं और डट कर बोलती हैं, जिस बात पर ये कायल होती हैं वही बात करती हैं। इस वक्त हमें आलिया साहिबा ज्वाइन कर चुकी हैं, समाजी रहनुमा सारिम बरनी साहब की अहलियाँ हैं और आज हमारी मेहमान है। वेलकम टू आवर शो, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। और मैं चाहूँगी फ़हीम, आज सितंबर की 5 तारीख है, तो थोड़ी सी बात हम करें। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम हर साल पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ये चैरिटी डे मनाया जाता है और इसका मकसद दुनिया भर के बेसहारा और ज़रूरतमंद अफराद की मदद करना है कि उनको सहारा मिल सके। बिल्कुल ऐसा ही है जी। 2012 में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने अजीम समाजी कारकुन मदर टेरेसा के यौम वफ़ात यानी 5 सितंबर को वर्ल्ड चैरिटी डे मनाने की मंजूरी दी थी। और चैरिटी बिगिंस एट होम, घर से शुरू होती है, ये एक आम मिसाल है, लेकिन इस पर अमल कोई नहीं कर रहा है। और जो हालात वहीं मुआशी तौर पर इतने ख़राब हो गए हैं, तो वो मुखय्यर हजरात जो पहले दिल खोल कर दिया करते थे, वो भी अब बस अपना भरम रखते हुए सफ़ेद पोश तबका नहीं चाहता कि लोगों को पता चले। मुसलमान सारिश हमारा जानना यही है और हमारा ईमान भी यही है कि जो रिस्क आपके मुकद्दर में लिख दिया है वो तो आपको कहीं ना कहीं से ऐसी जगह से आके मिलेगा कि जैसे रिस्क आपको ऐसे तलाश करता है जैसे मौत जिंदगी को ढूंढती है। खैर आपने जो है वो हमें ज्वाइन किया हुआ है, आपका वेलकम टू द शो। और इस टॉपिक के ऊपर सबसे ज़्यादा कनेक्ट जो हैं वो आपका इदारा है और आप लोग डेली बेसिस के ऊपर कई हज़ारों सैकड़ों लोगों से जो है वो राब्ते में रहते हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि मुसीबतें मुश्किलात किस हद तक मल्टीप्लाई हो गई हैं, बढ़ गई हैं, और इनके हल के लिए जो है जो ये लोग आ रहे हैं गायबाना तौर पे, जो सफ़ेद पोश लोग होते हैं आपके पास, किस तरीके से जो है वो इनकी तादाद में इजाफा हो रहा है? सफ़ेद पोश अब मदद करने के लिए नहीं आ रहे हैं, मदद मांगने के लिए आ रहे हैं। यही बात मैंने की थी। तो पहले तो हम इस बात की तस्दीक कर लें ताकि सूरत हाल हमें समझ में आ सके। इदारे की मुश्किलात ये हैं कि पहले कम लोग आते थे रहने के लिए, ज़्यादातर लोग आते थे देने के लिए। अब कहानी बिल्कुल रिवर्स हो गई है। अच्छा, पहले अगर कोई शख्स लेट सपोज 1000 देता था तो इस वक्त उस जो चीज़ें मुझसे खरीदते थे अब वो 10,000 देगा तो हम चीज़ वो खरीद सकते हैं, राशन है, मेडिकल कुछ भी है। अच्छा, देने का हाथ कम, क्वांटिटी कम, महंगाई ज़्यादा, लोगों का आना ज़्यादा, तो आप सोच सकें कि एक इदारा किस तरह काम करेगा। बिजली का बिल, जैसे अगर एक घर के रहने वाले अफराद परेशान हैं तो हम भी, हमारा लाखों में बिल आ रहा है। अब वो लाखों के वो पैसे कहाँ से जनरेट होंगे? जो देने वाले डोनर हैं वो दे रहे हैं, मुझे अपने लोगों से कभी शिकायत नहीं रही कि वो नहीं देते, लेकिन वो जितना भी दे रहे हैं महंगाई उससे 2 कदम आगे जा रही है। अच्छा, लोगों की बेबसी उससे 10 कदम आगे जा रही है। अब बहुत सारे काम जो हम पहले कहते थे हम बहुत खुल के कह देते, क्योंकि सारिम बनी ट्रस्ट नंबर गेम्स नहीं कर रहा होता, हम जो काम करते हैं ना उससे भी 2 कदम पीछे रह के बात करते हैं। तो बस हालात इस वक्त ऐसे हैं कि अगर उसको मैं बहुत संजीदगी से लेती हूँ तो दिल बहुत डूबता है। मुझे अपने मुल्क में 2 ही तरह के लोग नज़र आते हैं, एक वो कि जिनके जिस्म पर लिबास नहीं है, वो इंसान जिनके लिबास नहीं है, और एक वो जिनके लिबास के अंदर इंसान नहीं है। और ये बहुत एक तकलीफदेह सूरत हाल है। और रिसेंटली जो हमारे पास इस वक्त जो पॉलिसीज़ भी आगे बन रही हैं, कोऑपरेटिव फार्मिंग की भी एक आई है पॉलिसी, वो सब चीज़ें अल्लाह करे कि वो उसी तरह अच्छी हों जिस तरह से दिखाया जा रहा है कि पाकिस्तान सरसब्ज़ है। लेकिन अगर हालात ये रहे कि ज़मीन पे जो काश्तकारी करेगा उसको घर ले जाने को कुछ नहीं मिलेगा, तो मैं सोच रही हूँ कि अगर किसान को गंदम भी नहीं देंगे तो फिर वो क्या कैसे जिंदा रहेगा? क्योंकि गंदम तो पाकिस्तान में अल्लाह ने बहुतात दी थी, लेकिन हम अपनी ज़मीनों को, असासे तो हमारे हाथ से निकल ही चुके हैं। असासों के बाद अब ज़मीन इस तरह से चली जाएगी कि काश्तकारी के लिए जब ये कोऑपरेटिव फार्मिंग होगी, बाहर से पॉलिसीज़, बाहर से लोग, ज़मीन हमारी, और हमारी ज़मीन से जो उगेगा वो हमारा नहीं।
तो ये सोच के जो मेरी इस वक्त कैफियत है, क्योंकि पाकिस्तान पे हर चीज सारे असासे जा चुके, जब सब कुछ ले लिया आखिर में एक गंदुम पे तो जिंदा है, एक गंदुम ही तो पेट में जा रही है। आलिया साहबा की जितनी बेसिक नेसेसिटीज है ना, कि दूध चाहिए बच्चे को, जाहिर है, रोटी चाहिए वो महंगी, चीनी वो महंगी, चावल वो महंगे, दालें वो महंगी, तो सब्जियां आप खुद सोचिए कि 150-200 रुपए किलो से तो कम की कोई सब्जी नहीं है। अब कम नहीं है, मैं कह रही हूँ ना कि जो अभी तकलीफ है वो है क्योंकि अल्लाह ताला ने ज़ाहिर है तालीम दी, तरबियत दी, ज़हन और शऊर दिया है, तो मुझे आगे मैं अपने बच्चों को क्या देकर जा रही हूँ। ये जिस चीज़ की मैं बात कर रही हूँ ना, कोऑपरेटिव फार्मिंग की जो मैं बात कर रही हूँ, उसके बाद आपके मुल्क में वो प्रोडक्ट हो गई नहीं, आप लेंगे कैसे? और क्या बचा खुचा, पहले हम ज़ैनब मार्केट से बचे खुचे वो चीज़ें ले लिया करते थे, चलो ले लेते थे, कपड़े थे पहन लेते थे, रिजेक्टेड भी पहन लेते थे, खाना हम वैसे इतना नाकिस खा रहे, जिनकी आप महंगाई की बात करें उसके बाद उसको खा के हम बीमारी मोल लेते हैं, वो इतना नाकिस है, और फिर उसको खाने के बाद इलाज के हमारे पास पैसे नहीं होते, कपड़े तो हमने पहने हुए। कोई भी चीज महंगी होती है तो उसके बारे में कहा जाता है कि बहुत वाफर थी, तो कहा गया कि इसे एक्सपोर्ट करेंगे, और जब एक्सपोर्ट होती है तो फिर पता चलता है कि जी तो अपनी डिमांड पूरी नहीं हो रही, इम्पोर्ट कर दी जाती है। जी हमारे पास तो हमारा कुछ रहा ही नहीं, हमने सब कुछ बाहर दे दिया है। लेकिन अभी भी मैं ये कहती हूँ कि हम अपने लोगों पे बहुत तनकीद करते हैं, लेकिन खुदारा बाहर के लोग यहाँ मुसल्लत ना हो। देखिए गैरों से आपको बेशक अपनों से बहुत दुख मिलते हैं, लेकिन अपनों को छोड़ के गैरों की गुलामी लेना, ये हम वहीं चले जाएंगे जो इंडो पाक का एक सिस्टम था, हमने बड़ी मुश्किल से आज़ादी ली है। वाली साहब, इस चीज़ का इतना दुख होता है कि अब मैं ऐसी कई फैमिलीज देख रही हूँ जो मुझे सड़क किनारे नजर आती हैं कि उनके कपड़े बज़ाहिर ऐसे कि बाकायदा किसी ऑफिस में जॉब करते हैं और उनकी वाइफ ने मास्क लगाया होगा, अबाया पहना होगा, छोटे छोटे बच्चे उनके साथ खड़े हैं, पाँव में चप्पलें भी हैं उनके प्रॉपर, लेकिन वो मांगने पर मजबूर है। या हमारे पास भिखारी हैं या भिखारी बनकर दोनों तरह नजर आ रहे हैं। हम तो बहुत ही कंफ्यूज लोग हैं, बाखुदा इस वक्त समझ में नहीं आ रहा कि सूरत हाल क्या है, सिवाय इसकी कि पहले लग रहा था कि लोग दूर से डिक्टेट कर रहे थे हमारे मुल्क में और खाने की किल्लत हो जाए। ये मुमकिन कैसे है जिस मुल्क में 5 दरिया हों, बारिशें हों, सारे मौसम हों और इतनी जमीन वाफिर मिकदार में, और देखिए हमारी जमीन पर काश्त करेगा कोई और यहाँ वो उगाएगा जो उसके यहाँ खाया जाएगा। जखीरा अंदोजी हो रही है, हर चीज का इल्जाम हम हुकूमत पे नहीं डाल सकते हैं, हम दूध में पानी खुद मिलाते हैं, ओवरऑल नहीं कर रहे। अगर जखीरा अंदोजी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उन्हें पकड़ना चाहिए, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। और जहां सैरिश ने बताया कि जी ऐसी फैमिलीज नजर आ रही हैं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये बता रहा है, मैं कोई सेकंड हैंड इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूं। इनमें से 6 से 8 फैमिलीज को मैं रुक के उनके हस्बैंड को कह चुका हूं कि आप मेरे साथ चलें, आपको कोई जॉब वगैरह दिलवाते नहीं आते। मैंने कहा आप मेरे साथ चलें, मैं आपको राशन दिलवाता हूं, नहीं आते, कहते पैसे निकालो। फहीम भाई, हमारे मुल्क में किसी एक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, हम ओवरऑल एक पैकेज बन गए हैं। और बस मुझे एक चीज समझ में आती है कि अल्लाह की मेहरबानी ऐसी है कोई पाकिस्तान पे, हम कहते हैं बस अब अल्लाह, ये जो अल्लाह की मेहरबानी है ना, इसी का फिर बताया जाता है। अगर आप सियासतदानों से बात करें, वो बताऊं क्या जवाब देते हैं, आप इंडिया जाके तो देखें, वहाँ लोग फुटपाथों पर सोते हैं, हमारे मुल्क में इंडिया की हुकूमत बहुत मजबूत है, उन्होंने अगर कुछ करप्शन की है वो हर मुल्क में होती है, तो उन्होंने वही मुल्क में पैसा रखा है अपने, लेकिन पाकिस्तान में हम लोगों ने पैसा यहाँ से निकाल दिया, अपनी चीजें यहाँ से हम इतने बिल्कुल खाली हाथ इसलिए हो गए कि हमने अपनी चीजें, अपने इख्तियारात सब किसी और को दे दिए। देखिए इंडिया में भी गुर्बत है, करप्शन है, आबादी है, सब कुछ है, लेकिन उन्होंने अपने इख्तियारात किसी को नहीं दिए। उनके इख्तियारात उनकी हुकूमत के पास है। एक हुकूमत एक पॉलिसी बनाती है, आने वाली हुकूमत उस पॉलिसी को खराब करके पैसे को बर्बाद नहीं करती है। वो अगर टैक्स लेते हैं तो उनके मुल्क में आपको नजर आता है। हमारे मुल्क में जो टैक्स है, इसमें जो पेट्रोल की कीमत है, हर चीज की कीमत बढ़ाते हैं, ये कह के ये टैक्स भाई, अगर आपने क्यों हर चीज किसी और के कंट्रोल में दे दी है, और हम क्या इतने गरीब, इतने गए गुजरे हैं कि हम उधार नहीं चुका सकते? यकीन जाने ये वो कौम है कि अगर कोई सही शख्स सामने आके कहे हम उधार भी चुकाएंगे, हम इंडिपेंडेंट भी हो जाएंगे, लेकिन सही शख्स आगे नहीं आ सकता, आगे आता है तो कौम उसको सपोर्ट नहीं करती है। और ये उधार नहीं है, ये गुलामी का तौक है जो हमारे गले में। हमें उधार नहीं चाहिए, हमारी आवाम के पास जो पैसा है, जो प्रॉपर्टी है, जो बहुत बेहतरीन जगहों पे, हम सब देने को तैयार है, हम इसे भरे बैठे हैं। समझ नहीं आ रहा कि रास्ता हमें कहां से मिलेगा। हम IMF का कर्जा भी अदा कर सकते हैं। सूरत हाल में आलिया साहिबा मुझे बताएगा कि ट्रस्ट चलाना कितना मुश्किल हो गया। अगर किसी इंसान के लिए 2 बच्चों के साथ एक घर चलाना मुश्किल हो गया, तो मेरे लिए हजारों लोगों को लेकर चलना कितना मुश्किल होगा। जबकि हमारे इदारे की पॉलिसी है कि हम डिक्टेशन भी नहीं लेते। हम कहते हैं हमारे पास बाहर से कहीं से हम फंडिंग भी नहीं लेते। और क्यों? क्या जरूरत नहीं है?
क्यों जरूरत नहीं है इदारे को चलाने के लिए, हर चीज की जरूरत है, लेकिन हम कहते हैं कि हम पाकिस्तान हैं, हम पाकिस्तान के लिए काम करते हैं, हमें 1 रुपया भी मिले तो ये डिक्टेशन नहीं हो कि इसमें आपने वो पॉलिसी लानी है। अब अगर मैं ये एक आइडिया के लिए पूछना चाहूंगा कि आज से 6 महीने पहले मंथली आपका एक्सपेंस कितना एक एवरेज में आता था और अब डिफरेंस क्या आ गया? मैं आपको अगर सिर्फ एक रफ बता दूं कि अगर लाख रुपया था ना तो अब वो 4 लाख में भी बात नहीं बन पा रही है, 3 गुना। तो मैं थोड़ा मैंने कहा ना मैं बात थोड़ी सी नीचे आके करती हूँ, थोड़े नीचे साइड पे, बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन इतना तो हो ही गया है। आप ये सोचिएगा ना कि जब हमारे पास टमाटर हैं, ये हर समझिए कि 4 महीने के बाद जाते हैं 250 पे जाते हैं, 300 पे, अच्छा फिर वापस आते हैं तो 80 रुपए हो जाते हैं, 100 रुपए हो जाते हैं। आप सोचिए ना वो जो 3 महीने के लिए आपने उसको पीक दी थी, डोनर तो पीक पे नहीं आया था। अभी ऑयल की कीमत बताऊं, पाकिस्तान का ऑयल है, नाम में नहीं लूंगी ब्रांड का, 10 किलो जो तेल लिया है वो 12,000 रुपए का है। जब ग्रोसरी के लिए गए और जब बिल आया, यकीन जानिएगा मुझे जिंदगी में ये पहली बार शर्मिंदगी हुई कि मेरे पर्स में पैसे नहीं थे। अल्लाह, वरना एक अंदाजे के मुताबिक जाहिर। और ऐसे सफेद पोश लोग जो होते हैं नाज़रीन, वो इसी तरीके से जाते हैं कि एक आइडिया लेके अपनी ग्रोसरी के लिए जाते हैं, और अब ग्रोसरी डबल से भी ज्यादा जो है वो हो गई है। जब आपका ये हाल हुआ है तो उनका डबल नहीं है, डबल नहीं है, उससे कई ज्यादा हो गई है। और मैं वहां कह के अच्छा मैं पैसे लाती हूँ, नहीं आप गरीबों का क्या होता होगा, वो ये कह के जा नहीं सकते क्योंकि उनके घर पे भी पैसे नहीं है। अच्छा अगर वो बच्चों के साथ हैं तो बच्चे कहते हैं ये चाहिए ये चाहिए, वो बच्चों को मनाते होंगे कि अच्छा हम ये नहीं लेके जा सकते, ठीक है, फिर वो क्या कहें कि हम आटा चावल ये चना ये भी नहीं ले जा सकते। मैं बहुत तकलीफ में आई थी कि मैं अपने शेल्टर के बच्चों को खाना नहीं खिला सक रही थी। ये हद है, क्योंकि देखो मुझे तो अल्लाह से कभी उम्मीद है कि मेरे साथ तो हजारों लाखों करोड़ों लोग खड़े, दुआओं से भी खड़े, देने के लिए भी खड़े, लेकिन आलिया सारिम ने उस दिन कहा कि ये किनारे पे रख दो, मैं आकर पेमेंट करती। मुझे बहुत दुख है इस बात का, क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग, और उसके बाद जो क्राइम रेट है, और जो क्राइम रेट का आलम ये कि जब किसी पर हमला करते हैं तो कोशिश करते हैं उसका भी सब समेट कर ले जाएं। मुझे बहुत हैरत होती है, कहते हैं ना इस्लाम में कि हराम इतना खाओ कि जिंदा रह लो। इस वक्त हम लोग उस नहज पर आ गए कि जब किसी को लूटने पे आते हैं तो हम कहते हैं भले ये जिए भले ये मर जाए, हमने अपने बच्चों को पालना पोसना, इससे हम सब कुछ लेकर चले जाएं, और हम उसको खत्म भी करते हैं, हम उसकी जान भी ले लेते हैं। तो कहां कहां जस्टिफाई करेंगे हम किन चीजों को। और जब बहुत मजबूत लोगों को आपने इतना तोड़ दिया है तो जो बेचारे वैसे ही कमजोर होंगे, कम हिम्मत कम दिल होंगे, हर तरह का इंसान होता है, वो तो क्राइम करेगा। और उसको मैं क्राइम को जस्टिफाई नहीं कर रही, लेकिन जिसने उस क्राइम तक उसको पहुंचाया है उसको तो मैं पूछूंगी ना कि तुमने ये क्या किया है। इस वक्त लोग सिर्फ जाते हैं, कीमतें देखते हैं और रख देते हैं। इसको जिम्मेदार ठहराएं सब। मैं एक हुकूमत को नहीं कहूंगी, क्योंकि जो मुनाफाखोरी कर रहा है, जो सारे काम कर रहा है, हम जो अवाम एक कौम की हैसियत से मुभर रहे हैं। अब मुझे ऐसे लगता है आलिया साहबा, ये जो ट्रस्ट के ऊपर बोझ बढ़ भी गया ना, उसकी एक वजह और भी है। मैंने ऐसे कई लोग देखे कि मैं 1-2 दफ़ा ट्रस्ट में गई हूँ कि वहाँ पे देखूँ हालात क्या हैं। वहाँ पर कई ऐसी खवातीन या मर्द मौजूद हैं कि जिनके बच्चों को उन्होंने देखा कि ये कमा नहीं पा रहे, इनके रोज़गार नहीं है, हम खुद चले जाते हैं इनके पास से, हम किसी ट्रस्ट में रह लेंगे, हम इन पे बोझ नहीं बनेंगे। सिर्फ वो लोग नहीं है जो यतीम या बेसहारा है, वो लोग भी हैं जो ठीक है लेकिन आजकल रोजगार नहीं है तो बच्चों पे बोझ नहीं बने। भाई मैं राशन रूम इज्जत नहीं खोल रही, मुझे कभी मेरे इदारे पर अल्लाह का करम है, मुझे नहीं फर्क पड़ता। हम चटनी खा लेंगे, हम सादा रोटी खा लेंगे, हम कुछ भी खा लेंगे, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस वक्त महीने की हर तारीख को मेरे दिमाग में एक ही घंटी बजती है, राशन कितना रखा है, राशन कितने दिन का रखा है। अच्छा आज सब्जी में क्या पकाऊं कि बचत हो जाए, आज कौन सी सब्जी मार्केट में मुझे सस्ती मिलेगी। मैं कह रही हूँ आलम वो है कि जहां पर दही 1 किलो दही अगर मैं कहूँ ना कि चलो उसी का हम कुछ बना के खिला दें इनको, तो दही इस वक्त 340-360 रुपए किलो है। दूध 220 रुपए पानी डाल के वो पानी हम दे रहे हैं कि हम इस एक वक्त चाय जो है ना वो जब बनाने लगता है तो 1000 रुपए की। मैंने अभी रिसेंटली बच्चे फरमाइश कर रहे थे, हमने ईद में फालूदा खाया था, बच्चों ने फालूदे की फरमाइश की, तो मैंने कहा अच्छा खिलाते हैं। मैं अपनी फैमिली के साथ गई, मैंने फालूदा खाया, जब 450 रुपए का एक नॉर्मल सी जगह पे फालूदे का ग्लास 450। मैंने कैलकुलेशन किया अपने शेल्टर का, मैंने कहा नहीं आलिया अभी रुको, अल्लाह ताला हालात बेहतर करे और चीजें हों, वरना एक गिलास फालूदा मैंने कभी जिंदगी में
सोचा नहीं था। बच्चे फरमाइश करते थे, हम मंगवा लेते थे, लेकिन अब वो एक फालूदे के ग्लास के लिए वो तरस रहे। क्या हम इतने गए गुजरे लोग हो गए? और अगर हम इतने गए गुजरे हो गए तो हम पर बेहतरी कैसे होगी? अल्लाह देख रहा है ना कि हम बिल्कुल आवाम का यही हाल है। और आवाम के साथ हमारे नुमाइंदे भी मौजूद हैं और राशन पे ही जो है वो बात कर रहे थे। तो मुल्तान से जो है वो हमारे नुमाइंदे ने हमें ज्वाइन किया है, उनकी जानिब बढ़ते हैं। और सारिश कौन है हमारे साथ मुल्तान से? मुल्तान से भी हैं, लाहौर से भी हैं, तो शौकत अली के पास चलते हैं। लाहौर से शौकत, बताइएगा आप यहाँ पर क्या रद्द-ए-अमल दे रहे हैं शहरी महंगाई पर? जी, बढ़ती हुई महंगाई ने गरीब और सफ़ेदपोश अफराद को कमर तोड़ के रख दी है और हर चीज़ के जो रेट हैं आसमान से बातें कर रही हैं। चाहे वो चीनी है, चीनी मार्केट से गायब हो गई है, चीनी 220 रुपये किलो तक पहुँच गई है। सफ़ेद चने जो हैं वो 400-450 रुपये किलो तक पहुँच गए हैं। 20 किलो आटे का थैला जो है वो 3000 रुपये तक पहुँच गया है। और लोगों को ये कहना है कि दूध दही हर चीज़ के रेट बढ़ते जा रहे हैं, कोई इसका पुरसाने हाल नहीं है। हर चीज़ के रेट इस तरह बढ़ रहे हैं कि आज इसका रेट कुछ और होता है और बाद में कुछ और होता है। तो शहरी तंग आ गए हैं और इंतज़ामिया की ये सूरत हाल है कि इंतज़ामिया एक रेट लिस्ट लगा कर बरील जमा हो जाती है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। और अब ये शहरी ये कह रहे हैं कि लग रहा है कि मुल्क में कोई गवर्नमेंट नहीं है। और दूसरी तरफ अगर जो चीनी की बात करें तो चीनी की ये सूरत हाल है कि चीनी उन्होंने एक्सपोर्ट कर दी 110 रुपये में, 110 रुपये किलो के हिसाब से 10 लाख टन। और अब ये ब्राज़ील से चीनी मंगवा रहे हैं और वो 220 रुपये के हिसाब से मंगवा रहे हैं। तो लग रहा है कि चीनी जो है 250 रुपये किलो तक पहुंच जाएगी। इस तरह दूध दही के जो रेट है वो भी तकरीबन बहुत ज़्यादा बढ़ गए हुए हैं। और लाहौर की अगर जो बात करें तो ज़लील जामिया ने रेट जो निकाला रखा है 140 रुपये। तो सबसे बड़ा मसला शौकत ये भी है कि प्राइस लिस्ट कहीं पर मौजूद नहीं है, ना कोई चेक एंड बैलेंस के लिए आता है, ना देखता है। जिसका जो दिल चाहे, भाई मेरी चीज़ ज़्यादा अच्छी है मैं तो 300 रुपया लूँगा, बस यही सब कुछ चल रहा है। इस वक्त कोयटा से हमें ज्वाइन कर चुके दानिश मुराद। दानिश, आप बताइएगा कोयटा में क्या सूरत हाल है? जी देखिए, जिस तरह मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह जो महंगाई है उसकी सूरत हाल तबे है, तो कोयटा की सूरत हाल इनसे मुख्तलिफ नहीं। कोयटा में जो आम चीज़ें थी, जो यहाँ की मकामी प्रोडक्टों में तो जो उनकी कीमतें उनमें तो आग लग चुकी है, लेकिन जो बाहर से जो चीज़ें आ रही थी, यानी जो कराची से, फैसलाबाद से, इस्लामाबाद से जो बाहर से चीज़ें आने वाली थी, उनकी कीमतों में एक नया रुख आया है। जो चीज़ पहले 150 रुपये में मिल रही थी, अब वो चीज़ 300 से 350 रुपये में मिल रही है। जो लोग हैं मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले कोयटा शहर के, काफ़ी उनको मुश्किलात है। वो मुतालबा करते हैं कि हुकूमत फौरी तौर पर अपनी रिट कायम करे ताकि जो लोग हैं उनको रिलीफ मिल सके। अब यहाँ पर अगर कीमत की बात की जाए तो जो चीनी है वो यहाँ पर 220 से 230 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रही है। ताजिरों से इस हवाले से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि बड़ी वजह इसकी ये है कि जो चीनी है वो अफ़गानिस्तान स्मगल हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है वो उसकी किल्लत पैदा हो गई और जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं वो इनकी कीमतों को काफ़ी बड़ा चढ़ा कर जो है वो अवाम पर फरोख्त कर रहे हैं। इसी तरह जो आटा है यहाँ पर 20 किलो तेले का आटा जो है वो 3,000 से 3200 पाकिस्तान की तरह कोयटा पे भी जो है ये महंगाई के असरात आए। बहुत बहुत शुक्रिया शौकत अली आपका भी और दानिश मुराद आपका भी, आप हमारे साथ थे। आपने भी जिक्र किया अदल का, इंसाफ का, तो मेरे जहन में वो अमेरिकन कोर्ट का वो वाकया याद आ गया। जज का नाम मैं भूल रहा हूँ, अभी रिटायर हुए, लेकिन एक बच्चा जब उनकी कोर्ट में पेश किया गया तो उस पर केस चला और पूछा गया कि जी, जज ने पूछा क्या केस है, उसने कहा जी इसने चोरी की है और भाग रहा था तो पकड़ा है, इसे दबोचा है, दुकानदार ने बड़ी बहादुरी का काम किया है। जज ने पूछा जी क्या चोरी की है बेटा, कहता है मैं ब्रेड और चीज चोरी करके जा रहा था। पूछा क्यों तुमने इतना बड़ा इक़दाम उठाया चोरी करने का, किसी से कह देते, कहते सुबह से मांग रहा था, कहते घर में कोई नहीं है, कहते माँ बीमार है उसी के लिए लेके गया, कहते कोई काम कर लेते, कहते जी काम किया था लेकिन एक दिन माँ के लिए छुट्टी की तो उसने मुझे निकाल दिया काम से, कहते दुकानदार से कहते थे, बोला उससे भी कहा उसने भी नहीं दिया तो मैं छीन के भागा, कहते तो बहुत बड़ा जुर्म है, जुर्म के लिए आपको सजा ये मिलेगी कि कोर्ट में जितने भी लोग मौजूद हैं बशमूल मेरे, सब पे $10 जुर्माना है, दुकानदार पे $1000 जुर्माना है और अभी के अभी पे करना है वरना 6 महीने की सबको सजा है बशमूल मेरे। और इस बच्चे से खड़े होकर जज ने और पूरी कोर्ट ने माफी मांगी कि हमने तुम्हें इस नहज तक पहुंचा दिया, इसके लिए हमारा सिस्टम, हमारा निजाम शर्मिंदा है। बिल्कुल, अगर तो कुफर का निजाम तो चल सकता है जी, लेकिन नाइंसाफी का नहीं, बिल्कुल नहीं चल सकता। और हम जो फराद की बात करते हैं कि अगर वहां कोई कुत्ता भी प्यासा है तो जब हमारे हाकिम कहेंगे कि हम उसके लिए जिम्मेदार हैं, तो जब ऐसे हाकिम आएंगे तभी बात बनेगी। और सिर्फ यही इशू नहीं है कि ये गुर्बत है, इसके बाद मैं जो दूसरे केसेस शेल्टर में देख रही हूँ, औरतों की बेहुरमती के केसेस देख रही हूँ, फिर औरतें अपने आप को जिस तरह से बर्बाद हो रही हैं। कल मैंने सुबह एक जगह पे मेरा प्रोग्राम था जिसमें ये था कि जो आलमी दिन हम हिजाब का मना रहे थे, ठीक है, उसमें मैंने जाहिर हर तरह की बात की कि जब जर्मनी में जिस तरह से शहीद किया गया था उसे कोर्ट में खातून को, या जो नोबेल प्राइज ले रही थी यमनी खातून, उनके साथ जो कहा गया था कि तुम पढ़ी लिखी बहुत हो, तुम हिजाब पहन रही हो, तो उस पर बात की।
अच्छा, अब मैं बात कर रही हूं हिजाब पे, पूरी दुनिया को मैं कह रही हूं कि हम बहुत अच्छे लोग हैं और दुनिया हमारे साथ ही सलूक कर रही है। शाम को मेरा प्रोग्राम होता है कि एक प्रिंसिपल ने हिडन कैमरास लगाए हुए हैं और वहां से नाजेबा वीडियोस जा रही हैं। मेरा दिल तो कहां कहां कटता है, मैं बता नहीं सकती। गुर्बत को देख रही हूं, फिर गुर्बत के जो मैं ये वाले नतीजे देख रही हूं, तो मैंने कहा कि अब दुनिया को मैं क्या मुंह दिखाऊंगी। यकीन जानिए, मैं क्योंकि मैं पाकिस्तान से, मैं मुझसे पाकिस्तान, तो मुझे समझ नहीं आता कि मैं अपनी जात के लिए खाली सोचती हूँ कि मैं दुनिया को क्या मुंह दिखाऊं कि मैंने उनको बुरा कहा था और मेरे अपने मुल्क में ये हो रहा है। हम खुद इतने बड़े मुनाफिक हैं, तो अब उधर मेरे अल्फाज कुछ इधर, तो मुझे झूठ बोलते हुए मेरी रूह कांप जाती है, खामोश भी नहीं हुआ जाता। तो मेरे जैसे लोग फिर खड़े कहाँ हैं? हम वही लोग हैं ना जो काम करने वाले लोग हैं। हम 28 साल से मैं सर्विसेज दे रही हूं, मैं अपने कौम को, लोगों को, और मरते दम तक संभालूंगी। मेरे अज़म में कमी नहीं है। लेकिन फिर मुझे आप जब इतनी तकलीफ में रखेंगे, मेरे जैसे लोगों को आप इतनी तकलीफ में रखेंगे और आप समझते हैं कि आप चीजों को बरकरार रख सकेंगे, ऐसा नहीं हो सकेगा। मुझे इस किस्म की हिपोक्रेसी मेरी बर्दाश्त से बढ़ गई है। सुबह मैं एक बात कर रही हूं, मैं कोई ऐसी पर्सनालिटी तो नहीं हूं ना कि मैं फेम के लिए या मैं उसके लिए मैं अपनी स्टेटमेंट्स बदलती रहूं। मुझे अगर दुख होगा तो वो दुख मैं बताऊंगी और अपने लोगों को ही बताऊंगी जिनके लिए मैं काम कर रही हूं। कोई कुछ ना कर सकेगा तो दुआ तो मेरे लिए करेगा। बस दुआ ही है इस वक्त जो कि इस मुल्क को कुछ जो हालात है बेहतरी की तरफ लेकर जाए, क्योंकि अल्लाह ही है जो राज़िक भी है, जो अपना कर्म करने वाला है। तो बहुत शुक्रिया आपका आलिया बस एक बात कह दूं, अगर सोचने वाले सोच रहे हैं कि ये गुर्बत खाली गुर्बत नहीं है, इस गुर्बत से फैमिलीज बर्बाद हो रही हैं, औरतों की इज्जतें बर्बाद हो रही हैं। जहां रोटी महंगी हो जाए वहां मर्द की गैरत और औरत की इज्जत खत्म हो जाती है। एक वबा की कैफियत। तो ये इसको हर एंगल से, जो भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, हर एंगल से इसको सोचें कि कहां कहां बर्बादी हो रही है, कहां कहां बर्बादी हो रही है। जी, अब सोचना आपने है, फैसला आपका है। जब इदारे जो 30-30, 35-35 साल से काम कर रहे हैं, वो उनके सर्वाइवल के ऊपर ये क्वेश्चन मार्क आ गया है कि अब वो किसी की मदद करने से पहले अपने बारे में और अपने बटवे के बारे में सोच रहे हैं, तो यानी ये लम्हा फिक्रिया है। इस बारे में जरूर सोचिएगा। हमें दीजिए इजाजत, ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक के बाद दोबारा आपसे मुलाकात होगी। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक नाजरीन। दुआएं तो हम कर रहे हैं, आजकल दुआओं की हमें अशद ज़रूरत है, लेकिन अद्वियात दवाओं का भी जो बहरान है वो बढ़ता जा रहा है, उसकी भी ज़रूरत है। शुगर, कैंसर, ब्लड प्रेशर, ऐसे कई अमराज इनकी दवाएं कराची में नायाब हो गई हैं, रेट्स तो बढ़ ही गए हैं। तो होलसेल केमिस्ट एसोसिएशन के मुताबिक खाम माल बैरून मुल्क से मंगवाए जाते हैं। डॉलर की कदर में इजाफे की वजह से ये अद्वियात अब महंगी हो रही हैं। 50% से ज़ायद का इजाफा हो गया है। आखिर ये वाकई ऐसा है या इस बहरान की वजह कोई और है? ये जानने के लिए इस वक्त में ज्वाइन कर चुके नूर मोहम्मद मेहर साहब, जो कि प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान फार्मासिस्ट लीगल फोरम के। अस्सलाम वालेकुम नूर साहब। जी वालेकुम सलाम। नूर साहब, ये जरा बताइएगा कि डॉलर ही एक वजह है, जड़ है, या फिर बहरान की वजह कुछ और भी है? जी डॉलर भी वजह है, लेकिन ये डॉलर सबसे बड़ी वजह नहीं है। इससे ज्यादा बड़ी वजह जो है वो नाअहली है और नाइंसाफी है। असल में फार्मास्यूटिकल कंपनियां जो है अभी भी पाकिस्तान में जो प्रॉफिटेबिलिटी में टॉप 3 में शामिल है और ग्रोथ कर रही है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। लेकिन जो अभी 19 मई 2023 को जो है अद्वियात की कीमतों में तकरीबन 1 लाख अद्वियात की कीमतों में 14 से 20% इजाफा किया गया है और नई कीमतें दी गई हैं। लेकिन अब मसला ये है कि जो ड्रग इंस्पेक्टर हैं, सूबाई ड्रग इंस्पेक्टर्स जो हैं, वो जाके फार्मास्यूटिकल कंपनीज पे या डिस्ट्रीब्यूटर्स पे जो स्टॉक्स मसनूई किल्लत किए हुए हैं, जो स्टॉक्स जखीरा अंदोजी किए हुए हैं, उनको मार्केट में नहीं ला रहे। तो उनमें उनको किरदार अदा करना चाहिए। असल में जो अद्वियात हैं उसमें सबसे बड़ा मसला ये है कि जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर अद्वियात में काफ़ी ज़्यादा है। चंद एक अद्वियात हैं जिसमें कम प्रॉफिट होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंसानियत के लिए जो मरीज है वो इंतहाई ज़बूहाली का शिकार है। मेहर साहब, एक पॉइंट यहाँ पर और ऐड कर लीजिएगा। इसमें जो आपने ज़ख़ीरा अंदोज़ी का जिक्र किया, तो मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा। जब भी कोई वबा आती है, कोई वायरस आता है, कोई वायरल इन्फेक्शन आता है, अभी कुछ अर्से पहले बच्चों के लिए गले का इन्फेक्शन आया हुआ था, इसी तरीके से फीवर जो होता है उसके लिए कुछ मखसूस अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं, टैबलेट्स, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा कंपनीज का, वो शॉर्ट कर दी जाती हैं, मार्केट से गायब हो जाती हैं ये अद्वियात। इसके लिए कुछ इकदाम किया जा रहा है?
जी, डेंगू का मौसम है और मैं जेनेरिक नाम लूंगा पैरासीटामोल। पैरासीटामोल एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी का ब्रांड जो है वो ज्यादा एस्टेब्लिश्ड है, मशहूर है और 99% वो इस्तेमाल हो रहा है। तो बात ये है कि खास तौर पे जो डॉक्टर्स हैं हमारे मुल्क के, वो भी करप्शन का हिस्सा है। वो जो है ना तनख्वाह तो सरकारी महकमों से लेते हैं, लेकिन सारा दिन बैठ के वो जो ब्रांड्स हैं वो लिखते हैं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है एक बहुत बड़ा मसला है। अब मसला ये है कि जिस पैरासीटामोल की कीमत जो अक्टूबर 22 में थी वो 17 रुपए 10 पैसे थी 10 गोलियों की कीमत। फिर नवंबर में कीमत बढ़ी, फिर मार्च 2023 में फिर कीमत बढ़ी। अब वो वही चीज जो है 34 रुपए हो चुकी है, तकरीबन डबल हो चुकी है। पिछले 8-9 महीनों में एक चीज डबल हो चुकी है। तो जुल्म ये है कि वो भी दस्तयाब नहीं हो पा रही। लाहौर में खासतौर पर डेंगू जो है। नूर साहब हमारे नाज़रीन के लिए बताइएगा ये जिम्मेदारी किसकी है कि चेक एंड बैलेंस रखे या फिर ये देखे कि कौन अपनी मर्जी से रेट्स बढ़ा रहा है और शहरियों को इस अजियत का सामना है कि दवाएं भी जो जान बचाने वाली हैं या मिलेंगी नहीं मिलेंगी तो इतनी महंगी कि समझ नहीं आएगी पैसे पूरे कैसे करें। जी, असल में जिम्मेदारी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की है, जिसमें वजीर खजाना जो है और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है अद्वियात और ड्रग अथॉरिटी जो है इसमें किरदार अदा करे। असल में सूबे के जो ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं वो बाहर आए और जो दवा की जो दस्तयाबी है ड्रग एक्ट 1976 के मुताबिक और सेक्शन 8 के मुताबिक, यानी कि पाकिस्तानियों के लिए अपनी जान बचाना भी मुश्किल हो गया है। बहुत शुक्रिया आपका नूर मोहम्मद मेहर साहब, आपने अपना कीमती वक्त में दिया। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और पर इन मामलात को देखना पड़ेगा। अक्सर हम ये भी खबरें सुनते हैं कि जनाब वो जो फ्री की मेडिसिन होती हैं जो सरकारी अस्पतालों में मौजूद होती हैं वो भी चोरी हो जाती हैं और एक्सपायर भी होती हैं, ज़्यादातर जो मौजूद होती हैं या शॉर्ट एक्सपायरी के साथ मौजूद होती हैं। खैर, मुल्क का हाल ऐसे ही चलता रहेगा या नहीं, इस पर जानने के लिए बोल्ड प्रेडिक्शन की जानिब बढ़ते हैं और स्टूडियो में हमें सहरिश जिस शख्सियत ने ज्वाइन किया है उनका तारुफ भी करवा देते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त एस्ट्रोलॉजिस्ट, माहिर नंबर्स, न्यूमेरिक, फल्कियात, बहुत सारी चीज़ें जो हैं और जेम स्टोन्स के ऊपर भी जो है वो उबूर रखते हैं, मुलादात पे भी उबूर रखते हैं। इरफान साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। सर, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये इतनी सारी चीज़ें जो हैं, हमें अक्सर जो लोग हमारे पास आते हैं या तो वो टैरो कार्ड रीडर होते हैं या वो माहिर फल्कियात और या फिर जो है वो जेम स्टोन्स का जो है करते हैं। आप ये सारी चीज़ों का मजमुआ लेके चल रहे हैं। देखें, कुछ चीज़ें होती हैं, मैंने अभी हम शायद ऑफ एयर भी एक ये बात कर रहे थे कि कुछ चीज़ें गिफ्टेड होती हैं। जो गिफ्टेड नॉलेज होती है ना, और वो अगर फ़ायदे के लिए है, मैं नॉलेज को कहता हूँ हमेशा राइटली यूज़ करें। जो राइट यूज़ होगी वो अल्लाह से करीब कर देगी, जो रॉन्ग होगी वो अल्लाह से दूर कर देगी आपको। तो अगर आपको अल्लाह की कुर्बत मिलती जाती है, आपको रसूल, आले रसूल, ताबे ताबईन की निस्बत मिलती जाती है, फिर वो इल्म कभी गलत नहीं हो सकता। तो अब होता क्या है कि हर किसी ने आखिरी करने वाला कुन तो उसकी ज़ात है जी, उसी की ज़ात ने कुन कहना, ठीक है। लेकिन ये कुन कैसे होता है? ये ऐसे होता है कि जब अल्लाह ताला कहता है कि हम कुरान के अंदर अल्फाज हैं, ये कि हम जिसे चाहते हैं पसंद फरमाते हैं, जिसे चाहते हैं नापसंद कर देते हैं। ये पसंद करना जो है ना अल्लाह का, ये अल्लाह ने अपनी डिस्क्रिप्शन पे रखा है कि वो आपको पसंद कर ले, मुझे रिजेक्ट कर दे। जब वो पसंद करता है तो आपके हाथों वही काम लेता है जो पसंदीदगी वाले होते हैं। जिनको नापसंद करता है उनसे वो काम लेता है जो नापसंदीदगी के होते हैं। तो एक्चुअली जो बेस करती है वो चीज़ है दुआ। ये मैं हमेशा कहता हूँ लोगों को, दुआ कीजिए, अपने लिए कीजिए, दूसरों के लिए कीजिए। हसद नजर से दूर हो जाइए, किसी को देख के उसकी तारीफ कीजिए निस्बतन के हसद करें, फिर आपका अल्लाह के ऊपर अज़ाब ही है। अगर आप क्या जवाब देंगे उन तमाम लोगों को जो ये कहते हैं, जाहिर है कि इल्म है जी बिल्कुल, तो जिसके बाद आप पेशगोई भी करते हैं जी, किसी को समझाते बताते भी हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी हम इस पे बिलीव ही नहीं करते। देखें, बिलीव डिसबिलीव, हम एक मेडिसिन खाते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक आप बीमार हो जाते हैं, आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, आप जाके उससे वो आपको एक सजेस्ट करता है मेडिसिन। हम क्यों खाते हैं मेडिसिन? जस्ट फॉर द सेक ऑफ आवर सेटिस्फेक्शन। शिफा बिन जानिब अल्लाह है। हम मेडिसिन अपनी हुज्जत तमाम करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है ये पेशेंट गोई करना या कुछ करना, ये एक सर्टेन आप उसको बस उतना प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ओके ये ऐसा नॉलेज है, आप रिव्यू दे सकते हैं। ये मैं फिर कहूंगा एक नॉलेज गिफ्टेड नॉलेज, गिफ्टेड नॉलेज इज ऑलवेज बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह। लेकिन अगर अब मैं उसको एक जनरल परसेप्शन में बताना शुरू हो जाऊं, वो तो सब कुछ भरा पड़ा है मीडिया के ऊपर। लेकिन आप इसको सिर्फ उस पैराई में जरूर सोचें कि जब आप अपने बच्चे को स्कूल में भी एडमिशन कराने जाते हैं, आप 4 स्कूल ढूंढते हैं, आप कहीं अपना ट्रीटमेंट कराने जाते हैं 4 हॉस्पिटल पूछते हैं,
हम अपनी जिंदगी में अगर हमें कोई अच्छा राय देने वाला, हम उसके राय क्यों नहीं लेते? राय उसको मुस्तनद ना कंसीडर करें। अगर वो आपको लगता है, और ये अल्लाह ने हर किसी के अंदर एक सेंसर रखा है, जो राइट होगा वो आपको अट्रैक्ट करेगा, ऐसा ही, जो नेगेटिव होगा आप उसको बिल्कुल नल वॉइड कर देंगे। मतलब मेरा ये मानना है इस इल्म के बारे में कि देखें, करने वाली जात अल्लाह ताला की, ऐसे ही है। अगर उसने शिफा रखी है किसी भी चीज में तो वो आपको किसी भी तरीके से मिल जाएगी, क्योंकि या शाफी जो है वो अल्लाह ताला की ही जात है, तो उसी की जात पर यकीन रखते हुए हम एक कैलकुलेशन जरूर कर सकते हैं। कुछ चीजों की रियलिटी होती है, जैसे जेम स्टोन्स की आपने बात की, तो इसमें 4 जो ऐसे जेम स्टोन्स हैं जिनका जिक्र जो है कुरान में भी है, याकूत है, जमरूद है, अकीक है, मरजान आपने पहना हुआ भी है। 3 स्टोन का जिक्र है सूरह रहमान के अंदर, जिसमें एक याकूत है जिसे आप रूबी कहते हैं, एक मरजान है जिसे आप रेड कोरल कहते हैं, और एक पर्ल है जिसे आप मोती कहते हैं। ये 3 चीजों का है। जमरूद और मरजान का भी है। तो अब होता क्या है कि अल्लाह की तख्लीक, पहले तो इस बात को जहन में रख लीजिए, अल्लाह की कोई तख्लीक बिला वजह नहीं है, बेशक इसको मानिए, यही अल्लाह के ऊपर ईमान की बात है। अब वो जो तख्लीक है अल्लाह की जात ने कुरान में कहा, और इसमें हमने निशानियां रखी हैं अक्ल वालों के लिए। वो अक्ल वाले कौन है? वो अक्ल वाले वो हैं जो रिसर्च करते हैं, जो उसको देखते हैं। ये नहीं कि अल्लाह ने खुद कहा है कि देखो उसको, मैंने तुम्हें दी ना चीजें, लेकिन फिर वही चीज है कि यूटिलाइजेशन ऑफ पावर वो किस तरह हो रही है। अच्छा, मैं चाहूंगी इरफान साहब थोड़ा सा जरा पाकिस्तानियों का हाल अहवाल हमें बताइए। कुछ लोग तो पूछते हैं जनाब, किसी शख्स से बात करेंगे, डेट ऑफ बर्थ पूछते हैं, नाम पूछते हैं, उसके बाद बताते हैं कि जनाब आपके साथ आगे कैसी सूरत हाल रहने वाली है। मैं आपसे ओवरऑल पूछ रही हूँ कि पाकिस्तानी महंगाई की चक्की में पिसे हुए हैं। मैं आपको अपनी एक रिसर्च बता रहा हूँ पाकिस्तान के बारे में, और आप इसको नोट कीजिएगा, आप इसको खुद रिवाइव कीजिएगा, इस चीज को जाके इसको रिट्रीव कीजिएगा। पाकिस्तान की पैदाइश है 14 अगस्त 1947, ठीक है। पाकिस्तान की पैदाइश जो है वो लियो के जुमरे में, जिसे हम सन से रिलेट करते हैं, ठीक। बट पाकिस्तान का जो बर्थ नंबर इज 5 इज रिलेटेड टू मरकरी, ग्रीन नंबर, राइट। आपको मैं बता दूं, पाकिस्तान के लिए जब भी आप देख लें, मैंने पहले भी मैंने ये मुख्तलिफ मीडियाज के ऊपर ये बात कही है, पाकिस्तान के अंदर जिस दिन प्राइम मिनिस्टर सेटअप खत्म हो गया और प्रेसिडेंशियल सिस्टम आ गया, आपको मैं बताऊं, इससे खुशहाल कंट्री नहीं होगी। ये मैं बहुत ऑथेंटिक बात कह रहा हूं। ये आप अपनी नॉलेज की बेस पे कह रहे हैं। आपको मैं इसकी वजह बता देता हूं। बताइए। आप सिंस बिगनिंग जब पाकिस्तान बना और आज तक आप देख लीजिए कौन सा प्राइम मिनिस्टर जो अपनी मुद्दत पूरी कर पाया, नहीं। आपको बहुत गिने चुने 2-3 मिलेंगे जिन्होंने शायद पूरी की, लेकिन प्रेसिडेंट पाकिस्तान के अंदर ऑलमोस्ट 11 प्रेसिडेंट आए इस पूरे सिनेरियो के अंदर। हर किसी ने अपने 5 साल पूरे किए, सब रहे, कोई नहीं गया है। इसका मतलब है कि ये पोजीशन मायने रखती है। अच्छा, वजह भी मैं बता दूं। अब मैं न्यूमरोलॉजी की तरफ आ जाता हूं। प्राइम मिनिस्टर का अदद है 9, डेजिग्नेशन है ना। प्रेसिडेंट का अदद है 1। ओके। पाकिस्तान की बर्थ हुई लियो सन के जुमरे के अंदर। 1 रिलेट करता है सन को। ओके। ये हमेशा सपोर्टिव रहता है पाकिस्तान के लिए। अच्छा, जो 9 नंबर है, 9 नंबर रिप्रेजेंट करता है मार्स को, जिसे हम मरीख को कहते हैं। इसके नेगेटिव इफेक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं उस जगह के ऊपर जहां पे उसकी बर्थ में मरकरी का इन्वॉल्वमेंट होता है। यहां पे आके आप देख लें, जितने आपको मैं अपनी एक और स्टडी बता दूं कि जितने आपके टॉप प्रोफाइल लोग हैं, एवरीबडी इज इन 9 नंबर। अच्छा, टॉप ऑर्डर में जो आप ऑर्डर बता रहे हैं, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, वो 9 पे है। आप चाहे निकाल लीजिएगा या तक जाकर, आपके पास हर चीज अवेलेबल है। तो 9 नंबर पाकिस्तान के जो भी आएगा इसके ऊपर क्लैश रहेगा। अच्छा, दूसरी चीज, 9 नंबर रिप्रेजेंट करता है मैक्सिमम फोर्स को। ये प्लैनेट है फॉर कहना एक जंगजू प्लैनेट, फाइटर प्लैनेट है ये। इसके अंदर 9 नंबर के मोस्टली लोग आपको फोर्सेस के अंदर मिलेंगे, पुलिस के अंदर मिलेंगे, बड़ी बड़ी ब्यूरोक्रेसी के अंदर मिलेंगे। आपका यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर यही ड्रॉबैक आ जाता है हमेशा। जिस दिन आपको मैं बता दूं प्रेसिडेंशियल सिस्टम आ गया पाकिस्तान में, पाकिस्तान को फलने फूलने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अभी आगे इलेक्शंस आ रहे हैं, तो हम तो ये चाहेंगे कि तो नहीं आ रहे, मेरे हिसाब से तो नहीं आ रहे। कब आ रहे हैं फिर? मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर, मिड ऑफ नेक्स्ट ईयर। हम तो जनवरी की बातें सुन रहे हैं। देखें, मैं आपको इसकी भी रीजनिंग बता देता हूँ कि क्यों नहीं आ रहे। हम इस वक्त
जो हैं हम सितंबर के अंदर फॉल कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है। आगे का टाइम फिर जो हमारा आ रहा है वेनस का टाइम है, फिर उससे आगे जो आ रहा है वो मार्स का टाइम है, फिर उससे आगे जो आ रहा है वो जुपिटर का टाइम है। पाकिस्तान के लिए जब भी जो बहुत अच्छा टाइम होता है दैट इज मार्च, जब जुपिटर का एक बहुत अच्छा वक्त आता है मार्च एंड में जो है आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं इलेक्शन। अच्छा, मैं यहाँ पर एक आपने जो इससे पहले बात की थी उसे मैं चाहूंगा सम अप कर दें कि आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन जब निकाली है, इस पर आपकी रिसर्च है, आपका उबूर इसका है, मुझे बताइए सदारती निज़ाम आप देख रहे हैं पाकिस्तान में आता? नहीं देख रहे? आपके नंबर्स, न्यूमरोलॉजी, हर किसी भी चीज में सदारती निजाम नजर नहीं आ रहा है, ये सिर्फ आपकी तरफ से ये मेरी सजेशन है कि अगर ऐसा हो जाता है। प्रेडिक्ट आप कर रहे हैं इलेक्शन को एंड ऑफ मार्च, बिल्कुल एंड ऑफ मार्च जो है वो आपने प्रेडिक्ट किया है कि जी यहाँ तक एंड ऑफ मार्च या समझे आप अप्रैल में ये वाला सेकंड टेन्योर जो है फर्स्ट हाफ निकालेंगे आप और सेकंड टेन्योर में सेकंड क्वार्टर में। इसके बाद तो मैं ये कहूंगी कि पाकिस्तानियों के लिए सिर्फ दुआओं की अशद जरूरत है, दुआओं की बहुत जरूरत है। और सबसे बड़ी टॉप ऑफ द लाइन जो चीज है, मैं लोगों को कहता हूँ, मैं खुद भी ये करता हूँ, इनफरादी लेवल पे जरूर करें, आप छोड़ दें इज्तिमाई लेवल पे क्या है, गवर्नमेंट कर रही है नहीं कर रही है, लोग ऑर्गेनाइजेशंस कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, एक चीज़ आपके हाथ में है और वो कोर है, वो है रिस्क हलाल। प्लीज़ मैं सबको कहता हूँ, ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रहा हूँ, ऑन एयर ये बात कह रहा हूँ कि प्लीज़ अपने रिस्क को फोकस कर लें, चाहे आप एक वक्त भूखे क्यों ना रहें, लेकिन रिस्क हलाल आपकी ज़िंदगी बना देता है, आगे की नस्लें बना देता है। आज हमारी कौम का अलमिया इसके अंदर दो चीज़ें हैं, सूद और रिश्वत, ये सरायत कर गया अफसोस के साथ। बड़ी आपने जबरदस्त बात की इरफान साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और इस पर बिल्कुल सभी की तवज्जो होनी चाहिए और अल्लाह करे कि पाकिस्तानी इस चीज को समझे और अगर हम इससे निकल आएंगे ना इंशाल्लाह निकलेंगे, ये भी मान रखिए कि निकलेंगे इंशाल्लाह, जरूर निकलेंगे और मजीद आपसे बात करेंगे इंशाल्लाह, फिर आपको ज़हमत देंगे। इरफान साहब बहुत शुक्रिया। नाजरीन आपसे चाहेंगे इजाजत, कल आपसे मुलाकात होगी, टिल देन अल्लाह हाफिज। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।